अस्सलाम वालेकुम बच्चों, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं उम्मीद और दुआ करता हूँ बेटा आप लोग खैर आफियत से होंगे, खुश होंगे, अमन में होंगे, आफियत में होंगे। अ, बेटा टुडे वी विल बी स्टार्टिंग आवर डिस्कशन, वी विल बी स्टार्टिंग आवर कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन। अल्लाह का नाम लेकर हम कोर्स का आगाज़ करते हैं। अल्लाह पाक इसमें हमारे लिए आसानी पैदा करे, अल्लाह पाक इसमें हमारे लिए आफ़ियत पैदा करे। जो चीज़ मैं आपको समझा पा रहा हूँ, अल्लाह पाक मेरे लिए आसानी पैदा करे कि मेरी बात आपके लिए आम फ़हम हो, आपके लिए ईज़ी टू अंडरस्टैंड हो, आप आसानी से उसे पिक कर सकें। अल्लाह पाक आपको हर चीज़ आसानी, आफ़ियत के साथ समझने की, उसको अंडरस्टैंड करने की, उसको प्रिपेयर करने की अल्लाह पाक तौफ़ीक दें। दुआ करके चलेंगे, अल्लाह पाक से माँग कर चलेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमारे लिए आसानी करेंगे। ठीक है बेटा? तो एक बड़ी ज़बरदस्ती प्यारी-सी दुआ है। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बी यस्सिर आप लोग भी पढ़ लीजिए। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। ऐ अल्लाह पाक इसे हमारे लिए आसान फरमा दे, हमारे लिए मुश्किल ना फरमा और इसे खैर आफ़ियत के साथ इख्तिताम पज़ीर फरमा दीजिए। ठीक है ना? जब हम अल्लाह ताला से दुआ माँग कर चलेंगे तो अल्लाह पाक हमारे लिए हर कदम पर आसानी और आफ़ियत पैदा करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है बच्चों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा हम अपने कोर्स का आगाज़ कर रहे हैं और हमने लास्ट सेशन में ओवरऑल कुछ बजट के बारे में बातें की, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बातें की, रेवेन्यूज़ के बारे में, टैक्स रेवेन्यूज़ के बारे में, नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ के बारे में हमने बातें की। फिर हमने ये देखा कि किस तरह से एक्सपेंसेस हमारे रेवेन्यूज़ का मेजर चंक खा जाते हैं। ना सिर्फ़ खा जाते हैं, बल्कि हमारा बजट डेफ़िसिट भी क्रिएट करते हैं और उस बजट डेफ़िसिट को पूरा करने के लिए हमें बोरोइंग का सहारा लेना पड़ता है। अब चाहे वो पाकिस्तान के बैंक से बोरोइंग करनी पड़े, चाहे हमें फ्रेंडली कंट्रीज़ से बोरोइंग करनी पड़े, चाहे हमें आईएमएफ से बोरोइंग करनी पड़े। वो बोरिंग करनी पड़ती है। अच्छा फिर हमने ये भी देखा था कि जो मेजर चंक है टैक्स रेवेन्यूज़ का वो कहाँ-कहाँ से आता है, ठीक है? जिसमें सबसे 2 बड़े मेजर चंक्स हमारे पास एक आता है हमारे पास इनकम टैक्स है, एक आता है हमारे पास सेल्स टैक्स है। डायरेक्ट टैक्सेशन की बात करें तो इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स कहलाता है और सेल्स टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स कहलाता है और सेल्स टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। अच्छा भाई, तो हम थोड़ी-सी पहले बात करेंगे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की, कि ये डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है और उसके बाद हम मूव ऑन कर जाएँगे इंशाअल्लाह ताला अपने फर्स्ट चैप्टर की तरफ, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स की तरफ, कॉन्सेप्चुअल डिस्कशंस की तरफ, ठीक है? सबसे पहला हमारा डिस्कशन है, सबसे पहला बिल्कुल बेसिक सा डिस्कशन है हमारा डायरेक्ट टैक्स वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्स। हम डायरेक्ट टैक्स कहते किसको हैं और इनडायरेक्ट टैक्स किसको कहते हैं? क्योंकि ये वर्ड हम रेफर कर रहे होंगे, ये जगह-जगह आप ये वर्ड सुनेंगे। तो इसका मतलब भी पता होना चाहिए और इसे ये कहते क्यों हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, इसका ये भी लॉजिक भी पता होनी चाहिए। डायरेक्ट टैक्स एग्जांपल तो हमें सबसे पहले पता चल गई। मैंने सबसे पहले आपको एग्जांपल दे दी कि डायरेक्ट टैक्स की एग्जांपल है क्या? डायरेक्ट टैक्स की हमारे पास एग्जांपल है इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस की हमारे पास एग्जांपल है सेल्स टैक्स, एफईडी एटसेट्रा। प्रोविंशियल सेल्स टैक्स भी आ जाएगा इसमें। बहुत सिंपल है। एज द नेम इंप्लाइज, नाम पर जाओ, नाम से काम को आइडेंटिफाई कर लो। डायरेक्ट टैक्स ये वो टैक्स है जो डायरेक्टली इनकम पर अप्लाई हो रहा है, डायरेक्टली इनकम पर अप्लाई हो रहा है। एग्जाम्पल, कंपनी की इनकम आई, कंपनी का प्रॉफिट आया, कंपनी का प्रॉफिट कंपनी की इनकम है। कंपनी के जो रेवेन्यूज हैं, रेवेन्यूज में से कंपनी अपने एक्सपेंसेस को लेस कर लेती है और बॉटम लाइन आ जाती है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है? क्योंकि टैक्सेशन की दुनिया में, टैक्स की दुनिया में इनकम वो है जिस पर टैक्स लगेगा। बात समझ आ रही?
मिसाल के तौर पर हमने कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर ली और कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया मिसाल के तौर पर 1 मिलियन का। हमने कहा भाई इसके ऊपर कॉरपोरेशन टैक्स रेट लगा दीजिए, कॉरपोरेशन टैक्स रेट लगा दीजिए। कॉरपोरेशन टैक्स रेट 29% है, कुछ भी हो सकता है, चेंज भी हो सकता है, बढ़ जाएगा तो बढ़ा देंगे, कम हो जाएगा तो कम कर देंगे। तो हमने कहा 29% लगा दीजिए, इनकम के ऊपर ये टैक्स डायरेक्टली अप्लाई हो गया। 2,90,000 का टैक्स बन गया। तो हमने कहा डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो डायरेक्टली इनकम पर अप्लाई हो जाता है, बाखत्म। सैलरी किसी की अर्न हो रही है, सैलरी के ऊपर डायरेक्टली स्लैब रेट अप्लाई हो जाता है, सैलरी इनकम के ऊपर डायरेक्टली स्लैब रेट अप्लाई हो जाता है। इनकम टैक्स, मैं सैलरी अगर अर्न कर रहा हूं तो मेरी सैलरी के ऊपर लगने वाला टैक्स मेरा इनकम टैक्स, मेरा डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के अंदर बर्डन ऑफ टैक्स एंड पेमेंट ऑफ टैक्स, दिस इज ऑन सेम पर्सन, दैट इज टैक्स पेयर। मेरी इनकम है, मेरी सैलरी है, मेरी सैलरी के ऊपर लगने वाला इनकम टैक्स प्राइमरीली मेरी जिम्मेदारी है। हम देखेंगे कि विद होल्डिंग का भी कॉन्सेप्ट आएगा। टैक्स मेरा है, काट कर जमा कोई और करा रहा है, क्या है कैसे है हम देखेंगे। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से हम स्टार्ट करेंगे। हम अभी हम अज्यूम करेंगे हमें कुछ भी नहीं पता। तो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी इनकम है, मेरा टैक्स है, मैं टैक्स पेयर हूं, मेरी इनकम का टैक्स बर्डन भी मेरा, क्योंकि मेरी इनकम पर टैक्स लग रहा है। बर्डन क्यों कहा जा रहा है? जब ये टैक्स लगता है, टैक्स का मान ही बर्डन है, टैक्स का मान ही बर्डन है। जब ये टैक्स लगता है तो मेरी डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाती है। कंपनी देखो उसकी डिस्पोजेबल इनकम कितनी थी, 1 मिलियन थी, 10 लाख थी, लेकिन जब ये टैक्स लग गया उसकी डिस्पोजेबल इनकम कम हुई। तो कंपनी की इनकम पर ये एक तरह का बर्डन है। ठीक है। सैलरी, सैलरी एक बंदा अर्न कर रहा है मिसाल के तौर पर पूरे साल की 1 करोड़ रुपए सैलरी अर्न कर रहा है, उस 1 करोड़ रुपए सैलरी में से उसका मिसाल के तौर पर 25 लाख रुपए का टैक्स कट जाता है, टैक्स उसको पे करना पड़ जाता है। तो हमने कहा कि ये बर्डन उसके ऊपर पड़ गया, उसकी डिस्पोजेबल इनकम पर पड़ गया। अब उसकी डिस्पोजेबल इनकम 1 करोड़ नहीं रहेगी, उसकी डिस्पोजेबल इनकम 1 करोड़ माइनस 25 लाख 75 लाख रह जाएगी। ये बर्डन है। और पेमेंट ऑफ टैक्स, burden of tax and payment of tax, liability to pay the tax will be on the same person। और ये उसी बंदे की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वही बंदा जाकर एफबीआर को अपना टैक्स जमा करे। बहुत सिंपल है। आर यू गेटिंग दिस? दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स की हमने एग्जांपल्स देख ली, सेल्स टैक्स, एफईडी। अप्लाई करते हैं इसको। सबसे पहले इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। इधर इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन ऑफ टैक्स एंड पेमेंट ऑफ टैक्स, ये डिफरेंट पर्सन कर रहे होंगे। कैसे? मिसाल के तौर पर बहुत सिंपल मिसाल है। आप शॉप के पास गए, आप शॉप पे गए, आपने एक बिस्किट परचेज किया, आपने एक जूस परचेज किया। वो जूस था मिसाल के तौर पर, अभी हम राउंड ऑफ कर लेते हैं फिगर, मिसाल के तौर पर वो जूस था 100 रुपए का। 100 रुपए के ऊपर 18% का सेल्स टैक्स था, और वो जूस 118 रुपए का था, क्योंकि 100 रुपए उसके ऊपर लिखी हुई थी। प्राइस एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स 100 प्लस सेल्स टैक्स 18, प्राइस इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स 118। आप पूरी 118 रुपए की प्राइस शॉपकीपर को दे देंगे, अपनी जेब से निकालेंगे और वो पैसे शॉपकीपर को दे देंगे। आपने जूस 118 का परचेज करके गटक लिया, पी लिया मजे से, पूरे 118 रुपए आपकी जेब से निकले। इसका मतलब कि वो जो 18 रुपए हैं उसका बर्डन भी आपने बियर कर लिया।
तो इससे एक और पॉइंट भी, एक और नुक्ता भी इससे सामने आया, वो क्या? बर्डन ऑफ टैक्स किस पर पड़ता है? वो पड़ता है एंड कंज्यूमर पर। से एक और नुक्ता भी सामने आ गया कि ये टैक्स लगता किस पर है? ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इनकम टैक्स किस पर लगता है? जितनी इनकम कमाओगे उतना टैक्स लगेगा, ज्यादा इनकम ज्यादा टैक्स, कम इनकम कम टैक्स। सेल्स टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स आमतौर पर लगता किस पर है? इनकम पर लगता है? नहीं, कंजम्पशन पर लगता है। जितना ज्यादा आप गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करोगे उतना ज्यादा आप पर टैक्स लगेगा। सर लगेगा किस पर? लगेगा किस पर? लगेगा एंड कंज्यूमर पर लगेगा। किस पर लगेगा? एंड कंज्यूमर पर, यानी कि जो गुड्स को कंज्यूम कर रहा होगा, जो सर्विसेज को कंज्यूम कर रहा होगा, जो गुड्स को कंज्यूम कर रहा होगा, जो सर्विसेज को कंज्यूम कर रहा होगा, एंड कंज्यूमर पर लगेगा ये। तो मतलब ये टैक्स लगता है कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर। किस पर लगता है? कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। श्योर। और मैंने आपको एग्जांपल बता दी। क्या? मिसाल के तौर पर 100 रुपए का बिस्किट 18 रुपए का सेल्स टैक्स लग जाएगा। अब आपको पैसे देने कितने पड़ेंगे? ये 100 भी देने पड़ेंगे, ये 18 भी देने पड़ेंगे, पूरे 118 देने पड़ेंगे। जिसने जितना ज्यादा कंज्यूम किया उसके ऊपर उतना ज्यादा सेल्स टैक्स लग जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि कंजम्पशन, दो लोग हैं, मिस्टर ए मिस्टर बी, मिस्टर ए की इनकम कम है, मिस्टर बी की इनकम ज्यादा है, क्या ऐसा हो सकता है? जी सर, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। मिसाल के तौर पर मिस्टर ए की पूरे साल की इनकम है 10 लाख, और मिस्टर बी के पूरे साल की इनकम है 10 मिलियन, 1 करोड़। दोनों की इनकम डिफरेंट है। इनकम टैक्स में क्या हो रहा था? जितनी ज्यादा इनकम उतना ज्यादा टैक्स। इनकम बढ़ती है, टैक्स रेट भी बढ़ जाता है। कंपनी का तो चलो एक, अभी हमने एक कॉर्पोरेशन टैक्स रेट देखा है ना, जब हम आगे जाके देखेंगे स्लैब रेट्स की हम बात करेंगे, तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी स्लैब भी बढ़ जाएगा। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स में ये होता है कि इनकम अगर दो लोगों की डिफरेंट है, अब मिस्टर ए भी, मिसाल ले रहा हूं, मिस्टर ए भी जो जूसेस कंज्यूम कर रहे हैं, मिस्टर ए ने पूरे साल में 100 जूस पिए, 100 जूसेस, और एक जूस 100 रुपए का। तो हमने कहा मिस्टर ए ने कितने के जूस पी लिए? 10,000 के। और मिस्टर बी ने भी सेम अमाउंट ऑफ जूसेस पिए, 10,000 के। इसके ऊपर सेल्स टैक्स कितना लग गया? 18% के हिसाब से। और इसके ऊपर सेल्स टैक्स कितना लग गया? 18% के हिसाब से। तो अब आप देख सकते हैं कि जिसकी इनकम 10 लाख है, उसने भी पूरे साल में जूसेस पे सेल टैक्स 1800 दिया, और जिसकी इनकम 1 करोड़ है उसने भी पूरे साल अपनी कंजम्पशन और जूसेस के ऊपर 1800 रुपए दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस सेल्स टैक्स का परसेंटेज इनकी इनकम से निकालूंगा, तो जिसकी इनकम कम होगी उस पर ये टैक्स का परसेंटेज ज्यादा है। ओके, मुझे निकालना नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि ये टैक्स तो लगता ही कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर है,
लेकिन बाहर तो और जाता तो बंदे की जेब से है ना भाई। तो अब अगर मैं ये देखूं कि सर ये इनडायरेक्ट टैक्स, ये इसका बर्डन जाता किस पर है, एंड कंज्यूमर पर। अब मिस्टर ए जिसकी साल की इनकम 10 लाख रुपए, तो मैंने आपको एक आइटम की एग्जांपल दी ना, तो ऐसी कितनी चीजों के ऊपर सेल्स टैक्स है, जूस के ऊपर है, बिस्किट्स के ऊपर है, और हजारों चीजों के ऊपर है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको जूस की एग्जांपल दे दी। 1800 रुपए सेल्स टैक्स जूस के ऊपर मिस्टर ए ने दिया, उसकी इनकम है 10 लाख, और मिस्टर बी ने जूस के ऊपर सेल्स टैक्स दिया 1800 रुपए का पूरे साल में, उसकी इनकम 1 करोड़ रुपए है। तो 10 लाख वाले को भी 1800 देने पड़ रहे हैं, मिस्टर बी को भी 1800 देने पड़ रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप किसी चीज पर सेल्स टैक्स बढ़ा दोगे तो महंगाई बढ़ जाएगी। क्यों? गुड्स की प्राइस बढ़ जाएगी। गुड्स की प्राइस बढ़ जाएगी। तो अब जो मिसाल ले रहा हूं मैं, दूध है, दूध गरीब भी पी रहा है, अमीर भी पी रहा है, और मिसाल लेते हैं कि दोनों का पेट एक जितना ही है, अल्लाह पाक ने दोनों को सेम लेवल का, सेम कैपेसिटी का, वॉल्यूम का पेट दिया है। अब अगर मिसाल के तौर पर गरीब आदमी एक दिन में आधा किलो, आधा लीटर दूध पी रहा है, और अमीर आदमी भी आधा लीटर दूध पी रहा है, गरीब आदमी भी आधा लीटर, अमीर आदमी भी आधा लीटर, पूरे साल के अंदर 180 लीटर गरीब आदमी भी, पूरे साल में 180 लीटर अमीर आदमी भी। अब दूध पर अगर सेल टैक्स लगा दिया जाए, अमीर आदमी ने भी उतना ही सेल टैक्स दिया, गरीब आदमी ने भी उतना ही सेल टैक्स दिया, तो सर अमीर की सेहत पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, गरीब की सेहत पर बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि अगर उसी सेल्स टैक्स का परसेंटेज हम उसकी इनकम से निकालेंगे वो ज्यादा आएगा। इसीलिए कहते हैं कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, दे रिजल्ट इन दे रिजल्ट इन इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। सेल्स टैक्स से, यानी सेल्स टैक्स के सेल्स इन सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस से इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ बढ़ जाती है। गरीब गरीब से गरीब तर होता है, और अमीर अमीर से अमीर तर होता चला जाता है। आर यू गेटिंग दिस? तो मैंने आपको बेसिक नुक्ता और बेसिक फर्क बता दिया इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स के दरमियान। इनकम टैक्स में समराइज कर दूं, समराइज करने के बाद हम आगे चलेंगे। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, आपको पता लग गया डायरेक्ट टैक्स क्यों कहा जा रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स क्यों कहा जा रहा है। डायरेक्ट टैक्स इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि डायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली इनकम पर अप्लाई हो रहा है, नंबर वन। पहला उसूल, पहला बुनियादी नुक्ता, कि डायरेक्ट टैक्स को डायरेक्ट टैक्स कहा क्यों जा रहा है, क्योंकि ये डायरेक्टली किस पर अप्लाई हो रहा है, इनकम पर अप्लाई हो रहा है। और इनडायरेक्ट टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स क्यों जा रहा है, डायरेक्टली इनकम पर अप्लाई नहीं हो रहा, लेकिन जा तो जेब से रहा है। डायरेक्टली इनकम पर अप्लाई नहीं होगा, लेकिन इनडायरेक्टली जा तो जेब से ही रहा है ना सर। आप बोले भले कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस पर लग रहा है, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस पर लग रहा है, लेकिन जा तो जेब से ही रहा है। तो डायरेक्टली तो भले इनकम पर अप्लाई नहीं हो रहा, लेकिन निकल जेब से रहा है, बर्डन इसका भी हमारी डिस्पोजेबल इनकम पर ही पड़ रहा है। तो ये डायरेक्ट टैक्स नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स है। पहला रीजन, नाम से ही काम निकाल लिया आपने। दूसरी बात, एग्जाम्पल है इसकी इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्सेस की एग्जाम्पल क्या है भाई, सेल्स टैक्स। इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स की एग्जांपल इनकम टैक्स, जिसमें हमने देख लिया बर्डन ऑफ टैक्स एंड पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन सेम पर्सन, ऑन सेम पर्सन। जबकि इनडायरेक्ट टैक्सेस में बर्डन ऑफ टैक्स एंड पेमेंट ऑफ टैक्स इज ऑन डिफरेंट पर्सन। अच्छा, पेमेंट ऑफ टैक्स की बात हम भूल गए। मिसाल के तौर पर आपने जूस लिया और 118 रुपए दुकानदार को दे दिए। आपने 118 रुपए दुकानदार को दे दिए, बर्डन तो आप पर आ गया, लेकिन क्या आपने एफबीआर को टैक्स दिया? क्या एफबीआर को टैक्स पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है? क्या वो 18 रुपए का टैक्स आप एफबीआर के पास जाके नॉक नॉक करके देंगे कि भैया ये टैक्स ले लो? आंसर इज नो, आपने दुकानदार को दे दिया, अब एफबीआर को टैक्स देने की जिम्मेदारी उस दुकानदार की है। सिंपल एज इजी एज दैट, आपकी नहीं। ये हम डिटेल में सेल्स टैक्स में पूरा मैकेनिज्म देखेंगे, अभी हम इसके ऊपर ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, दिस इज वेरी प्रीमेच्योर। यहां पर हमने सिर्फ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट देना है, डिटेल्ड बात हम करेंगे सेल्स टैक्स के अंदर इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह के फजल और करम से। नाउ अनदर थिंग, सेल्स टैक्स के अंदर हमने एक और बात करी, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर हमने एक और बात करी। क्या बात करी हमने? कि सर ये इनडायरेक्ट टैक्स लगता किस पर है, लगता किस पर है? हमने कहा सर ये इनडायरेक्ट टैक्स लगता है ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स ज्यादा कंज्यूम करोगे, सर्विसेज ज्यादा कंज्यूम करोगे, आपके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा लगेगा। ठीक होगी बात? फिर हमने इसकी एक और बात पढ़ी, क्या बात पढ़ी? हमने कहा बर्डन ऑफ टैक्स किस पर होगा, बर्डन ऑफ टैक्स किस पर होगा? हमने कहा बर्डन ऑफ टैक्स होगा एंड कंज्यूमर पर, एंड कंज्यूमर। ठीक होगी बात?
और हमने आखिरी सबसे कीमती बात पढ़ ली, मजेदार बात पढ़ ली हमने, वो क्या? हमने ये बात भी पढ़ ली बेटा कि this results in inequitable distribution of wealth, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ाने से क्या होगा? गरीब गरीब से गरीब तर और अमीर अमीर से अमीर तर हो जाएगा, इससे महंगाई बढ़ेगी। आर यू गेटिंग दिस? तो क्या ये सबको क्लियर है बेटा? जरा मुझे कंफर्म भी कर दें तो हम आगे भी बढ़ जाएं। बहुत बेसिक बात है लेकिन पता होनी चाहिए हमें सबसे पहले, बिल्कुल स्टार्ट में ही हमें ये पता होनी चाहिए। जबरदस्त हो गई बात, ग्रेट। अच्छा भाई, हम पढ़ने क्या वाले हैं सर? स्टार्ट करके क्या करने वाले हैं? हमने कहा हम स्टार्ट करने वाले हैं इनकम टैक्स। हम स्टार्ट ही करने वाले हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बुनियादी बातें, फिर इंशाल्लाह ताला हम अपने हैंडआउट की तरफ भी मूव ऑन कर जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है? क्या बेसिक बुनियादी बातें? चलो, हम इनकम टैक्स को स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हम गौर और फिक्र करेंगे इन दो वर्ड्स के ऊपर, इनकम और टैक्स। टैक्स की डेफिनेशन जो ऑर्डिनेंस में आई है वो हम देखेंगे, डेफिनेशंस को हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। जो ऑफिशियल डेफिनेशंस जो ऑर्डिनेंस के अंदर आई है उसको हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। लेकिन अभी हमें पता है कि टैक्स का मतलब है बर्डन। और ये आपको पता लग गया कि बर्डन क्यों बर्डन कहा जा रहा है, क्योंकि जो भी इनकम आप कमा रहे हैं, जो भी इनकम टैक्स पेयर कमा रहा है, उसमें से एक चंक निकल जाता है और वो चंक गवर्नमेंट को चला जाता है। आपके लिए ये बर्डन है, गवर्नमेंट के लिए ये रेवेन्यू है। वेरी सिंपल, ठीक है? लास्ट सेशन में हमने ये डिस्कस कर लिया था, दिस इज अ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है? आपके लिए बर्डन है क्योंकि ये आपकी जेब से निकल रहा है, आपकी डिस्पोजेबल इनकम को कम कर रहा है, आपकी डिस्पोजेबल इनकम पर बर्डन है। वरना तो देखा जाए तो जेब से पैसा निकल रहा है सर, जेब भारी थी, जेब भरी हुई थी, जेब थोड़ी सी खाली हो गई, जेब से पैसे निकल गए, जेब तो लाइट हो गई, तो बर्डन कैसे हुआ? मैंने कहा ये बर्डन है आपकी डिस्पोजेबल इनकम पर, बर्डन ऑन डिस्पोजेबल इनकम। आपकी जो इनकम बचेगी खर्च करने के लिए वो कम बचेगी क्योंकि टैक्स दे दिया जाएगा, तभी इतनी हाहू हो रही है ना इस बजट के बाद। भाई टैक्स, मिसाल ले, 45% तक चला गया। अब मिसाल के तौर पर एक बंदा अगर 10 करोड़ रुपए कमा रहा है, उसमें से 40%, 45% टैक्स दे देगा, उसके पास कम पैसे बचेंगे सर्च करने के लिए, कम पैसे बचेंगे। बर्डन ऑन डिस्पोजेबल इनकम। फिर हमारे पास डिस्कशन आता है इनकम का। क्या डिस्कशन आता है? व्हाट इज इनकम? ये समझना बहुत जरूरी है। वाई? जब हम ये स्टैब्लिश करेंगे कि ये अमाउंट इनकम है, उसी पर टैक्स लगेगा। टैक्स की दुनिया में ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है सर। जो इनकम है उसी पे टैक्स लगेगा। सवाल, क्या हर आने वाला माल आपकी इनकम है? क्या हर रिसीट आपकी इनकम है? आंसर इज नो। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी, दैट एवरी रिसीट, every amount which we are receiving, every amount which is crediting in our bank statement is not our income। पैसा आ रहा है बैंक स्टेटमेंट के अंदर से, बैंक स्टेटमेंट खोल ली है टैक्स वाले ने मेरी, वो टैक्स वाला बैंक स्टेटमेंट देख रहा है, कह रहा है कि आपके बैंक में 30 लाख रुपए आ रहा है। बेटा 1 मिनट दीजिएगा, मैं सिर्फ ये जरा, चलो मैं थोड़ी देर बाद कॉल बैक करता हूँ। बैंक वाला, टैक्स वाला कह रहा है आपके बैंक अकाउंट में 30 लाख रुपए का टैक्स आ रहा है। नमाज का ब्रेक इंशाल्लाह ताला हम लेते हैं 10 मिनट में। आपके बैंक अकाउंट में 30 लाख रुपए आ रहा है, ये आपकी इनकम है। हम उसे कहेंगे रुक जा भाई, तसल्ली कर ले ठंडे दिमाग से, रुक जाओ, हम बता रहे हैं आपको कि ये जो पैसा हमारे पास बैंक स्टेटमेंट में आ रहा है ये हमारी इनकम नहीं है। भाई क्यों इनकम नहीं है? आ रहा है तो इनकम होगी।
हमने कहा नहीं भाई, हर आने वाला पैसा इनकम नहीं होती, ये तो वो पैसे हैं जो मैंने अपने दोस्त से लोन लिए। ओ अच्छा, ये आपने अपने दोस्त से लोन लिया है, ठीक है। तो हमें पता है कि लोन इज नॉट इनकम, हम अकाउंटेंट्स हैं। लोन की एंट्री क्या होती है? कैश डेबिट, लाइबिलिटी क्रेडिट। कैश डेबिट, लाइबिलिटी, बैंक डेबिट, लाइबिलिटी क्रेडिट। हमें पता है कि जो पैसा आया, जो लाइबिलिटी है, जो लोन है, वो बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी की साइड पर शो होता है, वो इनकम थोड़ी है हमारी। इसी तरह से और भी चीजें हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। इसका मतलब है कि एवरी अमाउंट इज नॉट इनकम। तो टैक्स किस पर लगेगा? हमने कहा टैक्स इनकम पर लगेगा, क्योंकि ये इनकम टैक्स है। इसका मतलब कि इस पर हमें ठीक ठाक बहस करना पड़ेगी कि ये अमाउंट इनकम है और ये अमाउंट इनकम नहीं है। मैं कहा सर, क्या कोई यार्ड स्टिक है, क्या कोई क्राइटेरिया है, क्या कोई इस्टेब्लिश क्राइटेरिया है कि हम छड़ी घुमाएं, छड़ी टच करें, हमें पता लग जाए कि ये रिसीट इनकम है, ये रिसीट इनकम नहीं है। ये लोन है जो हमने रिसीव किया है, छड़ी लगाई, ये इनकम नहीं है, पता लग गया हमें। ये गिफ्ट के पैसे हैं जो हमें एज अ गिफ्ट रिसीव हुए हैं, छड़ी लगाई, हमें पता लग गया ये इनकम नहीं है। सर ये गिफ्ट वाले पैसे हैं, ये इनकम है, क्योंकि कुछ गिफ्ट वाले पैसे इनकम होंगे, कुछ गिफ्ट जो रिसीव हुआ वो इनकम नहीं होगा। कौन सा गिफ्ट इनकम होगा, कौन सा गिफ्ट इनकम नहीं होगा, ये हमें देखना पड़ेगा। कहां से देखेंगे? लॉ से हम देखेंगे। लॉ क्या कहता है, डेफिनेशंस क्या कहती हैं, क्राइटेरिया क्या कहता है, स्टैट्यूट क्या कहता है। ठीक होगी बात? इसी तरह से बेटा, जब हम ये स्टैब्लिश कर लेंगे कि ये इनकम है, ये इनकम नहीं है, अब टैक्स वाला बोलेगा ये तुम्हारी इनकम है, इस पर लगा दो टैक्स। आर यू गेटिंग दिस? इसी के लिए है ये पूरा लॉ, इनकम टैक्स। ठीक है। तो हम इस डिस्कशन में इंडल्ज होंगे कि कौन सी रिसीट इनकम है, कौन सी रिसीट इनकम नहीं है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमें होना बहुत जरूरी है, बिकॉज एवरी रिसीट इज नॉट इनकम। ठीक है। अच्छा, उससे पहले हम एक दो छोटी छोटी चीजें देख लेते हैं। जो हमारा चैप्टर 1 है, वो इसी के गिर्द घूमेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट के गिर्द और टैक्स ईयर रेजिडेंशियल स्टेटस के गिर्द घूमेगा। अच्छा भाई, थोड़ा सा हम इनकम टैक्स लॉ के बारे में जान लेते हैं, जो लॉ हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। चलो, जो लॉ हम पढ़ने वाले हैं वो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। अच्छा भाई, इसका छोटा सा खाका पहले आपके सामने हम प्रेजेंट करेंगे, और उसके बाद जैसे जैसे हम मूव ऑन करेंगे, ऑर्डिनेंस भी देखेंगे, ऑर्डिनेंस भी रेफर कर रहे होंगे हम। ठीक है। और चीजें ऑर्डिनेंस से आप लोग पढ़ भी रहे होंगे, तो आपको पता चलेगा कि हाउ हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्डिनेंस exists, what is the structure of ordinance and how it works actually. Sure bhai. Sketch of income tax law. The income tax ordinance 2001 comprises of 13 chapters, जिसमें टोटल मिला के आपके पास कितने सेक्शंस हैं? 242 सेक्शंस है। कितने सेक्शंस है भाई? 242 सेक्शन, 13 चैप्टर्स हैं। 13 चैप्टर्स हैं। उन 13 चैप्टर्स में 242 सेक्शंस हैं, और उसके बाद 14 शेड्यूल्स हैं। Sure. तो कोई मसले की बात नहीं है। हम वैसे भी कोई भी किताब पढ़ते हैं तो सर उसके अंदर हेडिंग्स होती हैं, सब हेडिंग्स होते हैं, चैप्टर्स होते हैं, समरीज होती हैं, रेफरेंसेस होते हैं। इसी तरह इनकम टैक्स लॉ का भी एक स्ट्रक्चर है, और वो स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। जी जी बेटा, ये हैंड आउट ग्रुप पे अवेलेबल हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है। बोथ चैप्टर्स एंड शेड्यूल्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, और वो पार्ट्स फिर डिवाइडेड होते हैं डिवीजन में। ठीक है। अच्छा, मिसाल के तौर पर ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, हमने कहा ये चैप्टर्स हो गए, ये शेड्यूल्स हो गए। ठीक है। उसके बाद उसमें आते हैं पार्ट्स, इसके भी आएंगे पार्ट्स। पार्ट्स के अंडर आएंगे डिविजन्स, इसके पार्ट्स के अंदर भी आएंगे क्या? डिविजन्स। ठीक है। और उन डिवीजन के अंदर आएंगे क्या?
सेक्शंस, और इन डिवीजन के अंदर आएंगे क्या? क्लॉजेस। ठीक है, चैप्टर्स, पार्ट्स, डिविजन्स, सेक्शंस। शेड्यूल, पार्ट्स, डिविजन्स, क्लॉजेस। हम इसका खाका देखेंगे, हम देखेंगे कि किस तरह से हाउ इट वर्क्स, लेकिन अभी मैंने आपको इसका बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया है। ठीक है, 13 चैप्टर्स हैं, 14 शेड्यूल्स हैं। 13 चैप्टर्स हैं। टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम, फिर सैलरी इनकम, ठीक है, बिजनेस इनकम, मिसाल ले रहा हूं मैं। फिर शेड्यूल्स हैं, 14 शेड्यूल्स। ठीक है, 14 शेड्यूल्स हैं। तो उसके आ जाओ थोड़े से जरा नाम भी देख लेते हैं कि सर इतने सारे जो शेड्यूल्स हैं उन शेड्यूल्स में क्या है। अच्छा भाई, फर्स्ट शेड्यूल है, फर्स्ट शेड्यूल में टैक्स के रेट्स गिवन है। जबरदस्त। तो सर इसका मतलब कोई भी टैक्स का रेट चेंज करना होता है तो बाकी की ऑर्डिनेंस को छेड़ा नहीं जाता। अगर सिर्फ टैक्स का रेट चेंज करना है तो हम सिर्फ शेड्यूल में छेड़खानी कर देंगे, काम हो गया हमारा जी, काम हो गया आपका। डिवीजन 1 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल के अंदर डिवीजन 1 के अंदर नॉर्मल टैक्स स्लैब रेट्स दिए हुए, टैक्स के स्लैब रेट्स दिए हुए। अब स्लैब रेट्स चेंज होंगे तो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर चेंज आ जाएगा, बस खत्म, रेट चेंज हो गया, बाकी सब चीजें वही है। आर यू गेटिंग दिस? तो फर्स्ट शेड्यूल है रेट्स ऑफ टैक्सेशन का शेड्यूल। आपको जो भी रेट ढूंढना है ना वो फर्स्ट शेड्यूल में मिलेगा। सैलरी का रेट फर्स्ट शेड्यूल में मिलेगा। कैपिटल गेन ऑन सिक्योरिटीज, शेयर्स को बेचा है उसके ऊपर कैपिटल गेन का क्या रेट है, फर्स्ट शेड्यूल में मिलेगा। प्रॉपर्टी बेची है, टैक्स का क्या रेट है, फर्स्ट शेड्यूल में मिलेगा। एडवांस टैक्सेस के रेट्स, हर चीज आपको फर्स्ट शेड्यूल में मिलेगी। क्लियर हो गई बात? रेट से रिलेटेड। सेकंड शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल में क्या मिलेगा? सेकंड शेड्यूल टैक्स पेयर के फायदे का शेड्यूल है। उसके अंदर आपको एग्जेम्पशंस नजर आ रही होंगी, आपको उसमें टैक्स कंसेशंस नजर आ रहे होंगे। ये टैक्स पेयर के बेनिफिट का शेड्यूल है। किसका शेड्यूल है ये? एग्जेम्पशंस एंड टैक्स कंसेशंस का शेड्यूल है। अच्छा, अब इसमें बेनिफिट आपको किस किस तरह से, बहुत सारे बेनिफिट्स गिवन है, जहां जहां जब 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 जरूरत पड़ेगी हम लोग रेफर करते रहेंगे। मिसाल के तौर पर एग्जेम्पशंस फ्रॉम टोटल इनकम। टोटल इनकम की एग्जेम्पशन कहाँ कहाँ है कि ये इवेंट, ये सिचुएशन, इसमें टोटल इनकम से एग्जेम्पशन है। यहां पर टैक्सेस के रेट्स रिड्यूस हो जाएंगे, यहां टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। ये सिचुएशंस ऐसी हैं कि जिसमें पूरा पूरा स्पेसिफिक प्रोविजन ही एग्जेम्प्ट हो जाएगा, स्पेसिफिक क्लॉज, स्पेसिफिक सेक्शन ही एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो ये टैक्स कंसेशंस का जो शेड्यूल है ये बड़ा फायदे का शेड्यूल है, टैक्स पेयर के फायदे का शेड्यूल है। आप जब टैक्स पढ़ लेंगे इंशाल्लाह, जब आप क्वालिफाइड अकाउंटेंट बन जाएंगे इंशाल्लाह ताला, यू विल बी अज्यूम टू बी टैक्स एक्सपर्ट्स। मैंने आपसे कहा था तो लोग ये समझेंगे कि आप चैंपियन आदमी, आप कुछ भी पूछो टैक्स बचेगा कैसे, बचत कैसे होगी, सेविंग कैसे होगी, यू आर देयर टू टेल देम इंस्टेंटली। फायदे का शेड्यूल कौन सा है भाई? सेकंड शेड्यूल, इसीलिए ग्रीन से हाईलाइट कर देंगे। बाकी शेड्यूल्स को बस मैं सिर्फ एक दफा गो थ्रू कर रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं है कि आप इसको याद भी रखें। हम जैसे जैसे पढ़ेंगे, जैसे जैसे रेफर करेंगे, आपको सब कुछ याद हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन कहाँ है? थर्ड शेड्यूल में। फोर्थ शेड्यूल में इंश्योरेंस से रिलेटेड टैक्सेशन है। फिफ्थ शेड्यूल में कहते कहते बेटा ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरियम, एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन, पेट्रोलियम कंपनीज, उससे रिलेटेड फिफ्थ शेड्यूल के अंदर टैक्सेशन है। सिक्स शेड्यूल में प्रोविडेंट फंड और फंड्स वगैरह को अप्रूव कराने के तरीके हैं। सेवेंथ शेड्यूल बैंकिंग कंपनीज के लिए है। एट्थ शेड्यूल कैपिटल गेन लिस्टेड सिक्योरिटीज पर कैसे निकलता है उसके लिए है। नाइन्थ शेड्यूल में कुछ स्पेसिफिक ट्रेडर्स हैं उनके ऊपर कैसे टैक्सेशन अप्लाई होती है। जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं है उनके साथ हम क्या करेंगे, उनका भुर्ता कैसे बनाएंगे, ये 10th शेड्यूल में लिखा हुआ है। बिल्डर डेवलपर के ऊपर प्रॉफिट के ऊपर कंप्यूटेशन कैसे होगी, टैक्स कैसे लगेगा, ये 11th शेड्यूल के अंदर कुछ हमें गाइडलाइन गिवन है। इंपोर्ट्स की कैटेगरीज 12th शेड्यूल में है। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस की बातें 13th शेड्यूल में है कि किस इंस्टीट्यूशन को तुम डोनेशन दोगे तो तुमको टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। अगर तुम स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज हो तो तुम्हारी कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स कैसे होगी, ये 14th शेड्यूल में गिवन है। तो ये शेड्यूल्स का खाका एक आपके सामने आ गया, खाका एक आपके सामने आ गया, किसका? शेड्यूल्स का खाका। ठीक है, तो अब पूरे इनकम टैक्स लॉ का एक खाका आपके सामने आ गया। मैं इस इनकम टैक्स लॉ का दीदार भी कराऊंगा, मैं आपको एक स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगा एक्चुअल लॉ का, क्योंकि जो लॉ आप पढ़ रहे हैं यू शुड बी वेरी मच फेमिलियराइज विद दैट लॉ। ठीक होगी बात? अच्छा भाई, हमने ये जो लॉ पढ़ना है, हमने सिर्फ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस नहीं पढ़ना, इनकम टैक्स लॉ, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के साथ बहुत सारी चीजें भी पढ़नी है। इसके बारे में हम, इसके बाबत हम बात करेंगे।
इंशाल्लाह ताला कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के बाद हम इसके बारे में भी बातें करेंगे। ठीक होगी बात? यहाँ तक की बातें सारी क्लियर हैं बेटा? चलो मुझे कंफर्म कर दें, फिर मैं देख लूँ नमाज का टाइम, नमाज के बाद इंशाल्लाह फिर हम कंटिन्यू करेंगे। बस बेटा नमाज का टाइम होने वाला है, 5 मिनट है अजान में। सो व्हाट वी डू इज वी टेक अ ब्रेक, प्रेयर्स ब्रेक, नमाज पढ़ते हैं, जमात से नमाज अदा करते हैं, और नमाज के बाद इंशाल्लाह ताला हम फिर अपने सेशन को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों? सो वी आर मूविंग टूवर्ड्स प्रेयर्स ब्रेक। सी यू आफ्टर द प्रेयर्स ब्रेक। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम बैक। ज़रा मुझे कंफर्म कर दीजिए कि क्या आपको मेरी स्क्रीन और आवाज़ क्लियरली मैं आपको नज़र आ रहा हूँ? ग्रेट। अच्छा, ये आपकी स्क्रीन पर आपको जो नज़र आ रहा है बेटा, ये है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का इंडेक्स। तो वो स्ट्रक्चर जिस पर हम नमाज ब्रेक पर, प्रेयर्स ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे, मैं सिर्फ उसका आपको एक खाका दिखाना चाह रहा हूँ। हमने सबसे पहले ये देखा चैप्टर्स, 13 चैप्टर्स में 242 सेक्शंस है। 13 चैप्टर में 242 सेक्शंस है, आप देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 प्रिलिमिनरी, चैप्टर नंबर 2 चार्ज ऑफ टैक्स से रिलेटेड है, चैप्टर 3 टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम से रिलेटेड है, चैप्टर 3 टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम के अंदर पार्ट 1 है, वो कंप्यूटेशन से रिलेटेड है। उसमें पार्ट 2 है, वो सैलरी से रिलेटेड है, और आप देख सकते हैं कि हर किसी के सेक्शंस हैं। फिर पार्ट 3 है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, उसके ये सेक्शंस हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस, उसके मोटे मोटे ये सेक्शंस हैं। इस इनकम फ्रॉम बिजनेस की डिडक्शंस पार्ट 4 के भी डिवीजन के अंदर आती है। चैप्टर्स, पार्ट्स, डिविजन्स, जरूरी नहीं है हर का डिवीजन, हर पार्ट का डिवीजन, ये भी जरूरी नहीं है। ठीक है? पार्ट के अंडर डायरेक्टली सेक्शन आ रहे थे, देख सकते हैं आप, पर पार्ट 3 के अंडर 15, 15A, 16, 17 ये सारे सेक्शंस आ रहे हैं। और पार्ट के अंडर डिवीजन भी आ सकता है, और फिर डिवीजन के अंडर सेक्शंस आएंगे। ठीक है? जैसे कि पार्ट 4 है इनकम फ्रॉम बिजनेस, उसमें डिवीजन 1 है इनकम, डिवीजन 2 है एक्सपेंसेस, डिवीजन 3 है स्पेशल प्रोविजंस। हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, उसकी सब हेडिंग्स, जरूरी नहीं हर हेडिंग की सब हेडिंग हो। ये तो नॉर्मल चैप्टर का भी सीक्वेंस रहता है, हमारी बुक्स का भी सीक्वेंस रहता है, चैप्टर्स का भी सीक्वेंस रहता है। इसी तरह से इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का मैकेनिज्म और स्ट्रक्चर भी चलता है। बाहर तो और कहने का मकसद ये है कि ये 13 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। ठीक है? चैप्टर्स में पार्ट्स भी होंगे, डिविजन्स भी होंगे, लेकिन ये टोटल चैप्टर्स 13 हैं, और उसके अंदर आपके पास टोटल 242 सेक्शंस आपको नजर आ रहे हैं। ठीक? फिर आपके पास शेड्यूल्स आ जाते हैं। शेड्यूल्स के अंदर भी पार्ट्स हैं, डिविजन्स हैं। ठीक हो गई बात? और उसके अंडर अगर कोई आपके पास क्लॉजेज हैं तो वो क्लॉजेज हैं आपके पास। सो दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस हैज बीन लेड डाउन, जो मैंने आपको दिखा दिया। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा, एक आपको आइडिया मिल गया होगा। ठीक है? और उसके बाद जहां जहां हमें जरूरत पड़ेगी हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को रेफर भी कर रहे होंगे, आप उसको रीड भी कर रहे होंगे, चीजें हम देख भी रहे होंगे, रेफर कर रहे होंगे। सो इंशाल्लाह ताला वी विल आल्सो गेट आवरसेल्फ फेमिलियराइज विद द ऑर्डिनेंस। ठीक है? फिर तो ये मैंने आपको स्ट्रक्चर से रिलेटेड काफी सारी बातें बता दी। अच्छा, इसके अलावा फिर लॉ क्या सिर्फ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ही है?
और भी चीजें लॉ का हिस्सा है, और भी चीजें हमें पढ़ना होंगी, और भी चीजें हमें देखना होंगी। हमने कहा सिर्फ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ही इनकम टैक्स का लॉ नहीं है, इनकम टैक्स के रूल्स भी इनकम टैक्स का लॉ है। इसके साथ जो इसके एसआरओ नोटिफिकेशंस हैं वो भी लॉ है। फाइनेंस एक्ट जो हर साल आता है, अप्रूव होता है, वो लॉ का पार्ट बन जाता है। सर्कुलर लेटर्स, सर्कुलर लेटर्स। चलो, इसकी क्या अहमियत है, क्या इसकी अफादियत है, क्या ये लॉ का हिस्सा है, क्या ये बाइंडिंग है, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। लीगल डिसीजंस भी लॉ का हिस्सा बनते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें हम बाद में करेंगे, लेकिन इन पर मूव करने से पहले मैं ये चाहता हूं कि हमारे पास कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हों इनकम से रिलेटेड। क्या इनकम है क्या, ठीक है। इनकम है क्या, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके लिए जरूरी हैं, क्योंकि हर रिसीट इनकम नहीं होती, ठीक है। हर आने वाली रिसीट इनकम नहीं होती। तो आओ थोड़ा सा पहले ये देखते हैं कि कौन सी रिसीट इनकम होती है और कौन सी रिसीट इनकम नहीं होती। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन, हमारा डिस्कशन, इनकम। सबसे पहला सवाल, इज एवरी रिसीट रिगार्डेड एज इनकम? क्योंकि जहां हम किसी भी रिसीट को इनकम कहेंगे, टैक्स वाला भागते हुए आ जाएगा, बोलेगा इस पर मुझे टैक्स दो, ये तुम्हारी इनकम है, ये तुमने अर्न की है। सर, इनकम पर टैक्स वाला आके हमसे टैक्स मांग क्यों रहा है? इनकम पर टैक्स वाला आके हमसे इसलिए टैक्स मांग रहा है क्योंकि टैक्स वाला है कौन? टैक्स वाला है, टैक्स वाली है गवर्नमेंट। टैक्स लगाती भी है गवर्नमेंट, लॉ पास करती है गवर्नमेंट, पहले टैक्स का लॉ पास करती है। और ये टैक्स का लॉ कौन पास करती है? ये एक्टिंग गवर्नमेंट पास करती है। जो भी एक्टिंग गवर्नमेंट होगी, जो भी नेशनल असेंबली होगी, वो ये टैक्स का लॉ पास करेगी। जैसे अभी टैक्स का लॉ पास हो। अच्छा, ये टैक्स का लॉ जब पास होता है, ये क्यों होता है? ये वो सारे मेजर्स होते हैं जिससे टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्ट करना चाहती है ताकि ये पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी पूरे मुल्क की चला सके। ये लास्ट क्लास में बात हो गई थी। अब टैक्स तो लगा दिया गवर्नमेंट ने, तो जब भी मैं कहूं टैक्स वाला, टैक्स वाला, टैक्स वाला, तो टैक्स वाले से मुराद हमेशा एफबीआर को मत लीजिएगा। लगाने वाला तो, लगाने वाली तो गवर्नमेंट है। अब वो किसी लिए भी लगा रही है, करप्शन के लिए लगा रही है, मुल्क को तरक्की की राह पे गामजन करने के लिए लगा रही है, आईएमएफ के डंडे मारने पर लगा रही है, किसी भी वजह से लगा रही है, कोई अलग टॉपिक है, अलग बहस। लगा गवर्नमेंट रही है, लॉ इनेक्ट गवर्नमेंट कर रही है। एफबीआर कौन है? फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। एफबीआर है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन। टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर है। लेजिस्लेटर कौन है? गवर्नमेंट है। टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? वो एफबीआर है। लॉ मेकर ने लॉ बना दिया, ये लॉ है, ये टैक्स है, ये टैक्स लगेगा, ये आपको देना होगा। कलेक्ट कौन करेगा? एफबीआर। इसकी इन्फोर्समेंट कौन देखेगा? एफबीआर देखेगा, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। चलो, तो एफबीआर की ये जिम्मेदारी होगी कि वो लॉ की इंप्लीमेंटेशन को इंश्योर करे, यानी कि टैक्स कलेक्ट करने का कोई भी मौका हाथ से न जाने दे, इन शॉर्ट। तो कोई भी रिसीट आपकी आएगी, तो टैक्स वाला आपकी अगर बैंक स्टेटमेंट को देखेगा, वो कहेगा भैया ये आपके पास 20 लाख रुपए आए हैं। आए हैं तो इनकम है। हम कहेंगे नहीं भाई, हमने दोस्त से लोन लिया है, वो इनकम नहीं होती। ठीक है। इस एग्जाम्पल से हमें ये तो पता चल गया कि हर आने वाला माल इनकम नहीं होता। इसका मतलब सिर्फ कुछ माल इनकम होता है, कुछ माल इनकम नहीं होता, ऐसा ही है। सर, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है, ऐसा ही है। बिकॉज आई एम यूजिंग टू माइक्रोफोन, तो अगर आपको क्लियर नहीं आ रही होगी तो मैं माइक्रोफोन चेंज करूँ। गुड। इसका मतलब कुछ रिसीट इनकम होगी, कुछ रिसीट इनकम होगी नहीं होगी। क्या हर रिसीट इनकम है? हमने कहा हर रिसीट इनकम नहीं है। तो सर, कौन सी रिसीट इनकम है, कौन सी रिसीट इनकम नहीं है? हमने कहा ये समझने के लिए पहले आप दो टर्मिनोलॉजीज को एस्टेब्लिश कर ले। जो रिसीट इनकम है,
वो कहलाती है रेवेन्यू रिसीट। जो रिसीट इनकम नहीं है, वो कहलाती है कैपिटल रिसीट। अच्छा, इसका मतलब सर रेवेन्यू रिसीट इनकम है तो रेवेन्यू रिसीट पर टैक्स लगेगा, और कैपिटल रिसीट इनकम नहीं है, इसका मतलब उस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। रेवेन्यू रिसीट, इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं आरआर लिख रहा हूं, और इसको रेवेन्यू रिसीट इज इनकम अनलेस स्पेसिफिकली exempt under the लॉ। कौन सा लॉ? इनकम टैक्स लॉ। ये इनकम है, कैपिटल रिसीट इनकम नहीं है, इज नॉट इनकम unless specifically taxed as deemed income। क्या बातें कही मैंने आपसे? इज इनकम, इज नॉट इनकम। रेवेन्यू रिसीट इनकम है, कैपिटल रिसीट इनकम नहीं है। क्राइटेरिया क्या है ये मैंने आपको नहीं बताया, बस मैंने आपको टर्मिनोलॉजी बता दी। अगर कोई अमाउंट इनकम है, इसका मतलब वो रेवेन्यू रिसीट है, अगर कोई अमाउंट इनकम नहीं है, इसका मतलब उसको हम कैपिटल रिसीट का नाम दे देंगे। क्या हमें अभी हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज से कैन वी रिकॉल एनी इनकम, एनी एलिमेंट ऑफ इनकम? अभी हमारा स्लेट बिल्कुल ब्लैंक है, हमें कुछ भी नहीं पता टैक्स के बारे में, बिल्कुल हम कोरे। ठीक है, तो स्टार्ट कर चीजें बिल्डअप करना। कुछ याद भी है आपको रिकॉल करना? नहीं है, कुछ भी नहीं पता, सब भूले में, बिल्कुल फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, नए सिरे से सब कुछ नए सिरे से। रेवेन्यू रिसीट इज इन, कैन वी रिकॉल एनी इनकम, कैन वी रिकॉल एनी एलिमेंट ऑफ इनकम? आंसर इज यस, वी कैन रिकॉल मेनी एलिमेंट्स ऑफ इनकम। फॉर एग्जाम्पल, सर हमें पता है सैलरी इज इनकम। जो भी एम्प्लॉय होता है, कहीं नौकरी करता है, कहीं एम्प्लॉय होता है, एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप होता है, उसको हर महीने सैलरी मिलती है, हर महीने तनख्वाह मिलती है, सैलरी कहलाती है। रेंटल इनकम, हमें पता है सर, हमने अपने वालिद साहब को, चचा को देखा, उनकी शॉप किराए पर है, वो शॉप किराए पर दी हुई है, किराएदार है, किराएदार उनको हर महीने किराया देता है, वो उनकी रेंटल इनकम है। रेंटल इनकम, ये वो इनकम के एलिमेंट्स हैं जो हमारी ऑब्जर्वेशन के अंदर आते रहते हैं। रेंटल इनकम को टैक्स की जुबान में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी कहते हैं। इसका ये मतलब नहीं होता कि ये प्रॉपर्टी की सेल परचेज से आने वाली इनकम है, ये रेंटल इनकम है, लेकिन टैक्स लॉ में उसका नाम है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। फिर हमें पता है कि सर कोई प्रॉपर्टी भी बेचे, उस पर भी गेन आ जाता है। कोई शेयर्स खरीदे और उसको बेच दे ज्यादा पैसों पे, उसको भी गेन आ जाता है। तो ये जो प्रॉपर्टी की डिस्पोजल पर गेन आता है, ये जो शेयर्स की डिस्पोजल पर गेन आता है, इसे हम लॉ की इस्तेलाह में कहते हैं कैपिटल गेन। तो सर ये भी हमारी नजरों से गुजरा है। हमारे अब्बा ने प्रॉपर्टी बेच दी, बिल्डिंग बेच दी, प्लॉट बेच दिया, गेन आ गया, कैपिटल गेन। शेयर्स थे, शेयर्स बेच दिए, गेन आ गया, कैपिटल गेन। अकाउंटिंग के अंदर हमने बहुत पढ़ा, बिजनेस है ट्रेडिंग का, मैन्युफैक्चरिंग का, पीएनएल बनाया, रेवेन्यू लेस एक्सपेंसेस बॉटम लाइन प्रॉफिट। कोई बिजनेस चला रहा है, उसकी बिजनेस इनकम है, वो भी इनकम होती है। ठीक है,
ये वो सारी चीजें हैं जो हमारी ऑब्जर्वेशन के अंदर रहती हैं। हम बीइंग अ प्रोफेशनल स्टूडेंट ये सारी की सारी चीजें देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और ये सारी के सारे इनकम के एलिमेंट्स हैं। हमें पता है कि सर ये सारी अर्निंग्स हैं, ये इनकम कहलाती हैं। हमें लॉ नहीं पता, अभी हम टेक्निकल लोग नहीं हैं, अभी हम बिल्कुल सीधे साधे लोग हैं, हमें कोई टेक्निकल बात नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि सर ये सारी चीजें इनकम है। ये हमारी नजरों से गुजरी हैं, ये हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन रही है। मैंने कहा बड़ी मजे की बात यही है कि इनकम टैक्स लॉ के अंदर भी यही तो हेड्स ऑफ इनकम है। एक और है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। यानी कि कोई ऐसी इनकम जो ऊपर वाले चार हेड्स में कवर नहीं होती, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चली जाएगी। अभी आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे हेड्स ऑफ इनकम हम बड़ी डिटेल के अंदर इंशाल्लाह ताला पढ़ने वाले हैं। हर हर हेड ऑफ इनकम को बहुत बहुत खोल खोल के पढ़ने वाले हैं इंशाल्लाह ताला। तो बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। अभी हम सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग और एक बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं और डेवलप कर, ठीक है। तो रेवेन्यू रिसीव्ड इज इनकम, तो इन हेड्स ऑफ इनकम की जो भी एलिमेंट्स हैं वो हमें पता है कि इनकम है, और इनकम है तो वो रेवेन्यू रिसीट है, और रेवेन्यू रिसीट है तो इनकम है, और वो चार्जेबल टू टैक्स होगी। फिर क्या लिखा है, अनलेस स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट अंडर द लॉ। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इसकी भी कुछ मिसालें दे दें सर, हर चीज हमें मिसालों से समझ आएगी। अनलेस स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट, हमें कुछ मिसालें दे दें, हमें हर बात मिसालों से समझ आएगी। वैसे मैं आपको मिसालें भी दे रहा हूँ, चीजें भी बता रहा हूँ, लेकिन ये सारी चीजें इन द ड्यू कोर्स व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग ईच हेड ऑफ इनकम, ये सारी बातें आती रहेंगी। यानी कि मिसाल के तौर पर अभी ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर तो आपको सिर्फ हाइलाइट्स देखने को मिल रही हैं। पूरी पिक्चर तो अभी चलेगी, हर हर हेड ऑफ इनकम की पूरी पूरी पिक्चर चलेगी। दीज आर ओनली हाइलाइट्स, ओके। अच्छा, अनलेस स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट, मिसाल के तौर पर हम जब सैलरी इनकम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि सैलरी इनकम के अंदर पेंशन इनकम एग्जेम्प्ट होती है। कुछ कंडीशंस हैं, अगर वो फुलफिल हो जाए तो वो पेंशन इनकम हमारी एग्जेम्प्ट हो जाती है। हम देखेंगे कि हमारा मिसाल के तौर पर मेडिकल फैसिलिटी कुछ स्पेसिफिक केसेस के अंदर एग्जेम्प्ट हो जाती है। बेनिफिट मिल रहा है, एम्प्लॉयर से बेनिफिट मिल रहा है, सैलरी होनी चाहिए, लेकिन वो मेडिकल फैसिलिटी एग्जेम्प्ट हो जाती, टैक्सेबल नहीं होती। जैसे हम देखेंगे एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट होगी, टैक्सेबल नहीं होगी। भाई अगर कोई एग्रीकल्चरल इनकम, किसी की अगर बिजनेस है, उसकी खेती बाड़ी उसका बिजनेस है, तो बिजनेस इनकम में टैक्स होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन वो टैक्स नहीं हो रही होगी, और वो क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी, ठीक है। ये एग्जेम्प्ट हो जाएगी इनकम। तो जब लॉ ने कह दिया कि ये एग्जेम्प्ट है और टैक्सेबल नहीं है, तो अब हमारी टेंशन ही खत्म हो गई, अब हम उसको टैक्स नहीं करेंगे। आर यू गेटिंग दिस, अब वो एग्जेम्प्ट हो गई। इज इट क्रिस्टल क्लियर। इसी तरह एग्री रेंटल इनकम के अंदर भी कुछ एग्जेम्पशंस आएंगी, एग्रीकल्चरल रेंट एग्जेम्प्ट है। इसी तरह कैपिटल गेन के अंदर भी कुछ एग्जेम्पशंस आएंगी, इमूवेबल प्रॉपर्टी की। इसी तरह बिजनेस इनकम की कुछ एग्जेम्पशंस आएंगी। इसी तरह इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की कुछ एग्जेम्पशन, बहुत अब बहुत सारी एग्जेम्पशंस आएंगी, ठीक है। जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे बहुत सारे एग्जेम्पशन आएंगे। तो देखने से हमें लगेगा कि ये इनकम है, देखने से हमें ये लगेगा कि ये इस हेड ऑफ इनकम में जाकर टैक्स हो जानी चाहिए, लेकिन लॉ बोल देगा नहीं यार ये एग्जेम्प्ट है, इसको टैक्स नहीं करेंगे हम। बहुत अच्छी बात है सर, फिर ये टैक्स नहीं होगी, होगी रेवेन्यू रिसीट, लेकिन फिर वो टैक्स नहीं होगी। क्लियर होती है बात बेटा, यहां तक की बात है, सबको क्लियर है, एवरीवन, क्रिस्टल क्लियर। ग्रेट। कैपिटल रिसीट किसको कहते हैं, कैपिटल रिसीट रिसीट को कहते हैं, वो रिसीट जो इनकम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा मैं इधर जरा ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना दूं, मिक्सअप ना हो जाए।
नॉट इनकम। एग्जाम्पल, लोन रिसीव्ड। क्या लोन इनकम है? मैंने लोन लिया दोस्त से, क्या वो मेरी इनकम है? आंसर इज नो। लेकिन क्या माल आया? जी माल आया। लेकिन क्या ये इनकम है? नहीं, ये इनकम नहीं है। पॉकेट मनी रिसीव्ड फ्रॉम पेरेंट्स, पेरेंट्स से पॉकेट मनी रिसीव कर ली, क्या ये इनकम है? वेल सर, पॉकेट मनी अगर पेरेंट्स से रिसीव कर ली तो हमारा दिल तो नहीं मान रहा ये इनकम है। क्या ये इनकम है? अभी हमने लॉ पढ़ा नहीं है, तो अभी जो हमारा दिल और हमारा दिमाग कह रहा है हम उसके ऊपर चल रहे हैं। लोन रिसीव किया हमने, ये इनकम नहीं है। पॉकेट मनी हमारे अम्मा अब्बा हमें दे रहे हैं, हमने कभी किसी को ये नहीं कहा कि इस महीने हमारी अम्मा अब्बा से पॉकेट मनी लेकर इतनी इनकम हो गई। नहीं सर, कभी भी नहीं कहा हमने। पॉकेट मनी हम रिसीव कर रहे हैं, ये इनकम नहीं। इसी तरह, क्या अगर आप गिफ्ट्स रिसीव कर रहे हैं, क्या वो आपकी इनकम है? नहीं सर, हमने ये किसी को नहीं देखा, किसी को कहते नहीं सुना कि ये हमें गिफ्ट रिसीव हुए हैं। बर्थडे पे ये गिफ्ट रिसीव हुआ है, एनिवर्सरी पर ये गिफ्ट रिसीव हुआ है, इस बर्थडे पर, इस एनिवर्सरी पर हमारी इतनी इनकम हो गई। नहीं, किसी को कहते नहीं सुना। ठीक है, गिफ्ट रिसीव कहते नहीं सुना। या हमने किसी को ये कहते नहीं सुना कि भाई वेडिंग एनिवर्सरी पर, शादी पर इतने लोगों ने एनवेलप्स दिए, गिफ्ट्स दिए, हमारी इतनी लाख की इनकम हो गई शादी करके। नहीं, हमने नहीं कहा। ठीक है, सो दिस इज नॉट इनकम। ठीक है, इसी तरह से मिसाल के तौर पर इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस अमाउंट, इनहेरिटेंस अमाउंट रिसीव हुई, ये इनकम नहीं है। अल्लाह ना करे किसी के वालिदैन का इंतकाल हुआ, उसको इनहेरिटेंस की अमाउंट मिली, तो कोई ये नहीं कहता भाई इतनी इनकम हो गई। नहीं, दिस इज नॉट इनकम, दिस इज नॉट कंसिडर्ड टू बी इनकम। ये तो अभी हमारा दिमाग कह रहा है। अब आ जाओ लॉ के ऊपर। सर, क्या लॉ में कोई क्राइटेरिया है? अच्छा, ये अभी तो हमारा दिल और हमारा दिमाग कह रहा है कि ये अमाउंट इनकम नहीं है, तो हमने भी मान लिया कि ये अमाउंट इनकम नहीं है। लेकिन लॉ कहता है अनलेस स्पेसिफिकली टैक्स्ड एज डीम्ड इनकम। अगर तो लॉ किसी ऐसी अमाउंट को, जो कि है तो कैपिटल रिसीट, जो कि इनकम नहीं है, लेकिन अगर वो डीम्ड इनकम बना के टैक्स करना चाहे, कि जबरदस्ती की इनकम बनाना चाहे, थोपना चाहे, इम्पोज करना चाहे, डीम्ड इनकम करना चाहे, तो क्या लॉ कर सकता है? लॉ मेकर कर सकता है। हमने कहा भाई लॉ मेकर बादशाह है, वो जो चाहे कर सकता है। एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल, लॉ कहता है लोन रिसीव्ड इन कैश, ये आपकी इनकम ट्रीट हो जाएगी, जो कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगी और इसके ऊपर टैक्स लगेगा। मिसाल के तौर पर मैंने दोस्त से लोन रिसीव किया, मैंने दोस्त से लोन रिसीव किया, और वो लोन मैंने रिसीव किया कैश में। मैंने टैक्स वाले को बताया भैया ये मैंने लोन रिसीव किया है, ये जो मेरी तिजोरी के अंदर 20 लाख रुपए पड़े हुए हैं, ये मैंने दोस्त से कैश में लोन रिसीव किया है। तो टैक्स वाला कहेगा ये लोन तुमने चूंकि कैश में रिसीव किया है, इसीलिए हम इसे तुम्हारी इनकम ट्रीट करेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। क्यों? इस पे बात बाद में होगी, अभी क्यों का जवाब नहीं। ठीक है, अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स की। ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हम डिस्कस करेंगे कि लॉ मेकर ने ऐसा क्यों किया। इसी तरह से अगर मेरे बैंक के अंदर पैसे आ गए, मेरी बैंक स्टेटमेंट देख रहा है टैक्स वाला, उसके अंदर किसी ने कैश डिपॉजिट करा दिया,
कैश डिपॉजिट करा दिया, कैश डिपॉजिट करा दिया। लॉ टैक्स वाले ने पूछा भैया ये कैश तुम्हारी इनकम है, ये कहाँ से आया? हमने कहा ये दोस्त ने पैसे बैंक में डिपॉजिट कर दिए, कैश डिपॉजिट कर दिया, ये दोस्त से मैंने लोन लिया है। टैक्स वाला कहेगा ये तुम्हारी इनकम ट्रीट करेंगे हम। क्यों? इसलिए क्योंकि सेक्शन 39 कहता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का सेक्शन, वो ये कहता है, हम जब पढ़ेंगे तब देख लेंगे कि अगर कोई लोन ऐसा है जो रिसीव किया जाए अदर देन थ्रू बैंकिंग चैनल, कैश में रिसीव किया जाए, तो वो चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगा अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सर लेकिन ये इनकम है तो नहीं, है तो ये लोन। तो लॉ मेकर ने इसको इनकम क्यों ट्रीट कर दिया? लॉ मेकर ने इसे जानबूझकर इनकम ट्रीट कर दिया क्योंकि आपने उसकी बात नहीं मानी और आपने ये पैसे कैश में रिसीव किए। आर यू गेटिंग दिस? बेटा आपका कोई कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन हो, आप लोग चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं जैसे ही कॉन्सेप्ट कंप्लीट करूंगा, आई विल इंशाल्लाह ताला रिस्पॉन्ड टू दैट क्वेश्चन। ठीक है, वही बात। अच्छा, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ट्रीट हो जाएगा। लॉ मेकर ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि लॉ मेकर नहीं चाहता कि आप कोई भी ट्रांजैक्शन कैश में करें, कैश में कोई भी ट्रांजैक्शन हो, क्योंकि कैश में जो ट्रांजैक्शन होती है उसका ट्रेल नहीं मिल पाता। दो नंबरी करना आसान होता है, झूठ बोलना आसान होता है। मेरे पास 50 लाख रुपए आ गए, कहाँ से आ गए? मैं कहूंगा मुझे मेरे दोस्त ने लोन दिया। आपके दोस्त के पास कहाँ से है? उसको उसके दोस्त ने लोन दिया। उसके पास कहाँ से है? उसको उसके दोस्त ने लोन दिया। अब ये तो अल्लाह को पता कि ये कैश कहाँ से आया है। हो सकता है कि मेरी रिटेल आउटलेट हो, मेरी कैश की सेल हुई हो और मैंने वो सेल छुपा ली हो और मैंने ना बताई हो ये मेरी इनकम है और मैंने दिखा दिया कि ये लोन है। कौन पकड़ेगा? कैसे पकड़ेगा? तो कैश की ट्रांजैक्शन पकड़ी नहीं जाती, कैश की ट्रेल पकड़ना बहुत मुश्किल है, इसलिए लॉ मेकर ने उसके ऊपर डंडा मार दिया, पेनल्टी लगा दी। तुमने कैश की ट्रांजैक्शन करी, कैश में लोन लिया है तुमने, ये तुम्हारी इनकम ट्रीट हो जाएगा। ये हम पढ़ेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के सेक्शन में, ठीक है? और कोई एग्जांपल दे दें सर कि जबरदस्ती कोई अमाउंट जो इनकम नहीं है लेकिन वो इनकम ट्रीट कर दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम नॉन रिलेटिव्स। ऐसे गिफ्ट जो आपने रिसीव किए अदर देन फ्रॉम रिलेटिव्स। भाई गिफ्ट तो गिफ्ट है सर, हम रिलेटिव से रिसीव करें या नॉन रिलेटिव से रिसीव करें, हमारा दोस्त भी गिफ्ट दे सकता है हमें। ऐसा भी हो सकता है कि हमने अगर पेपर पास कर लिए तो हमारे अल्लाह भला करे अब्बू के दोस्त ने, अब्बू के दोस्त तो रिलेटिव नहीं होते, अब्बू के दोस्त को बोलते हैं हम चचा हैं, कहने को वो भी चचा कहलाते हैं, लेकिन चूंकि वो अब्बू के दोस्त हैं, अब्बू के भाई नहीं है। एक तो होते हैं कि जो सगे चचा हैं, वो तो रिलेटिव्स की डेफिनेशन में आते हैं। सर रिलेटिव की भी डेफिनेशन दी हुई है क्या लॉ में? हमने कहा जी, सेक्शन 85 सब सेक्शन 5 के अंदर रिलेटिव्स की भी डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है? सेक्शन 85 सब सेक्शन 5 में रिलेटिव्स की डेफिनेशन दी गई है। जो उस डेफिनेशन के मुताबिक रिलेटिव है, लॉ उन्हीं को रिलेटिव मानता है, बाकी किसी को नहीं मानता, चाहे आपके मुंह बोले चचा हो। आपके मुंह बोले चचा जो आपके अब्बू के दोस्त हैं, आपने पेपर पास किए और आपको उन्होंने एक अदद सैमसंग गैलेक्सी अल्ट्रा S24 गिफ्ट कर दिया। अल्लाह पाक ऐसे चचा सबको दे। तो अब देखा जाए तो वो 4 लाख 4.25 लाख रुपए का फोन है, गिफ्ट तो रिसीव हो गया। तो सर क्या ये भी टैक्सेबल हो जाएगा? आंसर इज यस, बिकॉज दिस गिफ्ट हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम नॉन रिलेटिव। वरना देखा जाए तो एज पर द क्राइटेरिया ऑफ कैपिटल रिसीट, ये कैपिटल रिसीट है, ये इनकम नहीं है, हमारा दिमाग नहीं मान रहा, लेकिन ये डीम्ड इनकम है। लॉ ने कह दिया, सेक्शन 39 में ही हम ये पढ़ेंगे जब हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पढ़ेंगे, कि ये जो गिफ्ट आप रिसीव करोगे फ्रॉम नॉन रिलेटिव्स, ये भी आपकी इनकम बन जाएगा और ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में जाकर टैक्सेबल हो जाएगा। और कोई एग्जाम्पल दे दें? हमने कहा एक और एग्जाम्पल ले लें आप। जब भी, अब ये आप देख रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर ही इनकम टैक्स लॉ इन्वॉल्व हो चुका है। आप लॉ पढ़ना शुरू कर दिया है आपने, यू आर नाउ इनटू इट, इनकम टैक्स शुरू हो गया। हाँ, लेकिन अभी ट्रेलर चल रहा है, पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर कब चलेगी सर? मूवी कब ऑन होगी? जब हम हर हेड ऑफ इनकम को क्लिक क्लिक कर करके पढ़ना शुरू करेंगे, सैलरी को पढ़ना शुरू करेंगे, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को पढ़ना शुरू करेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को पढ़ना शुरू करेंगे,
लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट में ही इन सारे हेड्स ऑफ इनकम की इन्वॉल्वमेंट और इनसे रिलेटेड रिलेटेड कॉन्सेप्ट से इन्वॉल्वमेंट। अच्छा भाई, और बता दें सर, इसके अलावा इनकम, रेंटल इनकम की हम बात करते हैं। रेंटल इनकम, वैसे तो हमें पता है कि रेंटल इनकम, अगर सर रेंट आ रहा है तो वो इनकम है। अगर आप में से किसी ने रेंटल एग्रीमेंट देखा हो, रेंटल अरेंजमेंट देखा हो, तो हम ये देखते हैं कि रेंटल एक तो होता है मंथली रेंटल। मिसाल के तौर पर मेरे अब्बू की कोई शॉप है और वो शॉप उन्होंने किराए पे दे दी, किराएदार को किराए पे दे दिया, वो किराएदार हर महीने हमें किराया दे रहा है, तो वो जो हर महीने हमें किराया दे रहा है वो तो रेंटल इनकम है। लेकिन सर वो जो किराए का अरेंजमेंट होता है उसके अंदर उससे एक अमाउंट ली जाती है सिक्योरिटी डिपॉजिट। वो सिक्योरिटी डिपॉजिट लैंडलॉर्ड उस वक्त वापस करेगा जब टेनेंट छोड़कर जाएगा, प्रेमिसेस खाली करेगा। मिसाल के तौर पर शॉप रेंट पर दी, हर महीने का रेंट है 70,000 रुपए, लेकिन हमने टेनेंट को बोला भाई आप हमारे पास 6 लाख रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट रखवाओ, ये वो पैसे हैं जब आप छोड़ कर जाओगे हम आपको दे देंगे, आपकी अमानत पड़ी है हमारे पास। क्यों रखी जाती है? कोई प्रॉपर्टी है, डैमेज कर दे, जा रहा हो, मैं रेंट ना दे, कोई नुकसान कर दे, कोई मसले मसाइल कर दे, एक कंटिजेंसी अमाउंट रखी जाती है। तो बेसिकली वो तो सिक्योरिटी डिपॉजिट है। और सिक्योरिटी डिपॉजिट, आप माशाल्लाह अकाउंटेंट्स हैं, अकाउंटेंट्स को पता है सिक्योरिटी डिपॉजिट की एंट्री क्या होती है। एंट्री ये होती है कैश रिसीव हो गया, कैश डेबिट हो गया। लेकिन ये सिक्योरिटी डिपॉजिट इज इन द नेचर ऑफ लाइबिलिटी, हम लाइबिलिटी अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो सर ये तो कैश डेबिट है, लाइबिलिटी क्रेडिट है, इनकम तो नहीं है ये। अकाउंटिंग के हिसाब से भी इनकम नहीं है, हमारे वहन के हिसाब से भी ये इनकम नहीं है, ये अमाउंट हमें वापस करनी है। लेकिन लॉ कहता है, लॉ स्पेसिफिकली आपको कहेगा, सेक्शन 15A के अंदर आपको कहेगा कि ये सिक्योरिटी डिपॉजिट, जब हम पढ़ेंगे 15A इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से रिलेटेड टू सेक्शन 15A और 16, तो लॉ स्पेसिफिकली आपको कहेगा कि जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपने ये सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीव किया है, ये भी आपकी इनकम बनेगा, इसे आपको इनकम बनाना होगा। तो हमने कहा कि सिक्योरिटी डिपॉजिट भी विल बी treated as chargeable rent as per prescribed criteria। लॉ में वो क्राइटेरिया प्रेस्क्राइब्ड है, अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा, अभी आपको कंफ्यूज करने की जरूरत ही नहीं है मुझे। जब हम पढ़ेंगे, फिल्म चलेगी, पिक्चर पूरी मूवी चलेगी, तब सब पता चल जाएगा, अभी सिर्फ हाइलाइट्स चल रही है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स डेवलप हो रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब सर वैसे कैपिटल रिसीट इनकम नहीं है, लेकिन अगर लॉ मेकर कह दे कि ये अमाउंट इनकम है, तो इनकम है। हम लॉ मेकर से बहस नहीं कर सकते, चैलेंज नहीं कर सकते, बिकॉज जब वो लॉ बन गया तो अब हमारे लिए उसको फॉलो करना ऑब्लिगेटरी बन गया। तो वैसे हमने देखा कि कैपिटल रिसीट इनकम नहीं है, लेकिन अगर लॉ मेकर किसी अमाउंट को इनकम ट्रीट कर दे तो फिर हमारे हाथ पांव कट गए। और बता दें सर, और कोई कैपिटल रिसीट की एग्जाम्पल दे दें, कैपिटल रिसीट की एग्जाम्पल दे दें। एग्जाम्पल, बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। आप अपना सेल ऑफ पर्सनल मूवेबल एसेट्स, गेन ऑन सेल ऑफ पर्सनल मूवेबल एसेट्स। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल मैंने आपको दे दी है, गेन ऑन सेल ऑफ पर्सनल मूवेबल एसेट्स। मिसाल के तौर पर आपने अपना कोई पर्सनल मूवेबल एसेट सेल किया, ये भी कैपिटल रिसीट है, ये इनकम नहीं है।
फॉर एग्जाम्पल, आपने अपनी पर्सनल कार सेल कर दी, 50 लाख की ली थी, गाड़ियों के रेट बढ़ गए, आपने 60 लाख की सेल कर दी, 10 लाख का गेन हो गया, क्या ये टैक्सेबल है? आंसर इज नो, दिस इज नॉट टैक्सेबल। वाई? बिकॉज दिस इज नॉट योर इनकम। वाई? दिखने में तो लग रही है इनकम, लेकिन ये कैपिटल रिसीट है। क्यों? क्वेश्चन मार्क। क्यों? थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, आंसर आपके सामने आ जाएगा। लेकिन अभी इतना पता चल जाना चाहिए कि ये सेल ऑफ पर्सनल मूवेबल एसेट, ये कैपिटल रिसीट है, ये इनकम नहीं है। एक और एग्जांपल, पर्सनल मूवेबल एसेट, आपने गैलेक्सी अल्ट्रा S24 खरीदा 3.5 लाख रुपए का, 4 लाख रुपए का, 3.5 लाख का खरीदा और आपने 4 लाख का बेच दिया, 50,000 रुपए का गेन आ गया, क्या ये टैक्सेबल है? आंसर इज नो, बिकॉज आपने अपना पर्सनल मूवेबल एसेट, पर्सनल एसेट बेचा है, और इस पर आने वाला गेन टैक्सेबल नहीं होता, ये कैपिटल रिसीट होता है। ठीक है? आर यू गेटिंग दिस? क्यों होता है कैपिटल रिसीट, अभी इसके बारे में डिस्कशन हमने नहीं किया। आर यू गेटिंग दिस? कुछ चीजें तो हमें अकल से, जहन से समझ आ गई हैं। एक ये बात मैंने आपको बता दी, इसको हम देख लेंगे कि क्यों कैपिटल रिसीट ट्रीट होता है। अच्छा, ये बात तो हमें समझ आ गई। अच्छा, एक सवाल एक बच्चे ने पूछा था, ट्रांसफर सेंड टू माय फ्रेंड वाया बैंक ट्रांसफर विल स्टिल बी कंसिडर्ड एज इनकम। अच्छा, अगर किसी ने बैंक ट्रांसफर के थ्रू भेजा है, देखिए मैंने आपसे फिर कहा, लोन रिसीव्ड इन कैश, बैंक टू बैंक ट्रांसफर कैश नहीं है, वो बैंकिंग चैनल है। कैश, या तो आपने कैश में रिसीव कर लिया, या कैश में डिपॉजिट करा दिया दोस्त के बैंक अकाउंट में पैसा, तो वो बैंकिंग चैनल नहीं कहलाता। बैंकिंग चैनल कहलाता है बैंक टू बैंक ट्रांसफर। अगर लोन रिसीव हुआ है फ्रॉम थ्रू बैंक टू बैंक ट्रांसफर, तो फिर तो वो इनकम नहीं होगा। लेकिन अगर किसी ने कैश में लोन रिसीव कर लिया, तो वो फिर रिसीवर की इनकम ट्रीट हो जाएगा। ठीक हुई बात? अच्छा भाई, तो कहने का मकसद ये है कि आपने ये देख लिया कि, समराइज कर दो, रेवेन्यू रिसीट इनकम है, कैपिटल रिसीट इनकम नहीं है। हर रिसीट इनकम नहीं होती। रेवेन्यू रिसीट इनकम होती है, कैपिटल रिसीट इनकम नहीं होती। रेवेन्यू रिसीट इनकम होती है, लेकिन अगर एग्जेम्प्ट कर दी जाए तो इनकम नहीं होगी। कैपिटल रिसीट इनकम नहीं होती, लेकिन अगर लॉ स्पेसिफिकली टैक्स कर दे तो इनकम बन जाएगी। एग्जाम्पल्स दे दी मैंने आपको बहुत सारी। रेवेन्यू रिसीट की एग्जाम्पल, सैलरी, रेंटल इनकम, कैपिटल गेन, बिजनेस इनकम, इनकम अदर सोर्सेस। ऐसी रेवेन्यू रिसीट सर जो एग्जेम्प्ट हो जाती है, पेंशन, एग्रीकल्चरल इनकम है, देखने को रेवेन्यू रिसीट है, क्राइटेरिया से रेवेन्यू रिसीट है, लेकिन लॉ कहता है एग्जेम्प्ट कर दो, तो एग्जेम्प्ट कर देंगे, हम टैक्स नहीं करेंगे, टैक्स वाला भी टैक्स नहीं करे। कैपिटल रिसीट, कैपिटल रिसीट इनकम नहीं है। एग्जाम्पल, किसी से लोन लिया, वो इनकम नहीं है। किसी से गिफ्ट लिया आपने, लॉजिकली वो इनकम नहीं है। इनहेरिटेंस से पैसे आए, लॉजिकली इनकम नहीं है। लेकिन अगर लॉ किसी चीज को इनकम कह दे, जबरदस्ती थोप दे, डंडा मार के, ये इनकम है, मानना पड़ेगा, इनकम है, हम इस पे टैक्स लेंगे, तो इनकम बन जाएगी। जैसे कि हमने देखा, कैश में लोन रिसीव कर दिया जाए, लॉ कहता है ये इनकम है, हमें मानना पड़ेगा। जैसे लॉ कहता है गिफ्ट रिसीव हो गया नॉन रिलेटिव से, लॉ कहता है इनकम है, मानना पड़ेगा। जैसे लॉ कहता है अगर आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया टेनेंट से, ये आपकी इनकम है, लॉ कहता है हमें मानना पड़ेगा। सर लेकिन ये ऐसा होता ही क्यों है? रेवेन्यू रिसीट कब रेवेन्यू रिसीट है, कैपिटल रिसीट कब कैपिटल रिसीट है? क्या इसका कोई क्राइटेरिया है, या आपने बता दिया हमें याद रखना है, रटना है? हमने कहा जी बिल्कुल, इसका क्राइटेरिया मौजूद है। इसका क्राइटेरिया मौजूद है। सर क्या लॉ में इसका क्राइटेरिया मौजूद है? क्या इनकम की डेफिनेशन में इसका क्राइटेरिया मौजूद है? हमने कहा जी नहीं। अगर आप लॉ की इनकम की डेफिनेशन देखेंगे, आपको वो उस इनकम की डेफिनेशन को देख के अफसोस होगा, आपको उस इनकम की डेफिनेशन को देख के ज्यादा खुशी नहीं होगी, बिकॉज दैट डेफिनेशन ऑफ इनकम इज नॉट वेरी मच एक्सप्लेनेटरी। ठीक है? उसको ही एक्सप्लेन करने के लिए हम ये सारी तमहीद बांध रहे हैं, ताकि लॉ की इनकम की डेफिनेशन आपको समझ आ सके। तो सर ये सारी बातें कहाँ लिखी हैं? ये सारी बातें ब्लैक एंड व्हाइट में आपको ऐसे कहीं नहीं मिलेंगी। वजह, क्योंकि मैंने आपको एक बात बताई, हमने एक चीज देखी थी। क्या देखी थी? अच्छा, हमने ये चीज देखी थी, जरा गौर कीजिएगा। कि लीगल डिसीजंस ऑफ कोर्ट,
ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ है। एक तो लॉ है लिखा हुआ ब्लैक एंड व्हाइट में, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस रूल्स। लेकिन एक लॉ है जो हमारे पास केस लॉ से आता है। केस लॉ क्या होता है? लॉ में लिखा हुआ है, मिसाल दे रहा हूं, लॉ में लिखा हुआ है ये अमाउंट इनकम है, मिसाल के तौर पर लॉ में लिखा हुआ है गिफ्ट इनकम है। हम कह रहे हैं यार गिफ्ट तो इनकम नहीं होना चाहिए, उल्टा हो गया। टैक्स वाला कह रहा है गिफ्ट रिसीव हुआ है, ये आपको अमाउंट रिसीव हुआ है, इस पर टैक्स लगेगा। हम कह रहे हैं नहीं भाई, ये अमाउंट हमें रिसीव हुआ है, इस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए, ये लॉ के हिसाब से इनकम नहीं है। दोनों का फड्डा हुआ। ये फड्डा चला गया कोर्ट ऑफ लॉ, ये चला गया किसी एपेलेट अथॉरिटी के पास, जुडिशियल अथॉरिटी के पास। उसने उन दोनों के इस फड्डे को रिजॉल्व किया, फैक्ट्स ऑफ द केस को देखा, लॉ को देखा, प्रेसिडेंट्स को देखा, पिछले जजमेंट्स को देखा, और मेरिट पर फैसला डिसाइड कर दिया कोर्ट ऑफ लॉ ने कि भाई ये अमाउंट इनकम है या ये अमाउंट इनकम नहीं है। अब वो केस लॉ बन गया। अब उसको मद्देनजर रखते हुए टैक्स अथॉरिटीज आगे के डिसीशंस को कैरी ऑन करेंगी। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर आज से 10 साल पहले अगर एक अमाउंट एक केस के ऊपर फैसला दर्ज हो गया है, तो आज भी अगर वही फड्डा उठता है तो हम उसी केस को प्रेसिडेंट को बेस बनाते हुए आज उस मैटर को रिजॉल्व करेंगे। तो उन सारे प्रेसिडेंट्स को देखते हुए कुछ क्राइटेरिया वजूद में आते हैं, कुछ बेसिक फ्रेमवर्क वजूद में आता है, कुछ बेसिक स्ट्रक्चर वजूद में आता है, जिसकी बेसिस के ऊपर ये सारे क्राइटेरिया हम ले डाउन कर सकते हैं। ठीक है, और कर रहे हैं। रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट वाले। अच्छा भाई, तो सर उस क्राइटेरिया की बेसिस के ऊपर क्या कोई गाइडेंस वजूद में आती है? क्या रेवेन्यू रिसीट है, क्या कैपिटल रिसीट है, क्या इनकम है, क्या इनकम नहीं है? क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता होगा कि क्या इनकम है और क्या इनकम नहीं है, सो हाउ कैन वी से कि इस पे टैक्स लगेगा और उस पे टैक्स नहीं लगेगा। हमने कहा जी बिल्कुल वो क्राइटेरिया है, आओ वो देखते हैं क्राइटेरिया। वो क्राइटेरिया केस लॉ से, मुख्तलिफ जजमेंट से, मुख्तलिफ डिसीशन से वो क्राइटेरिया हमारे सामने आता है। तो आओ देखते हैं क्या वो क्या क्राइटेरिया है। वो क्राइटेरिया ये है कि जो भी रिसीट आपके पास आती है वो डिवाइड होती है दो कैटेगरीज में। विद एक्टिविटी में और विदाउट एक्टिविटी में। क्योंकि माल आपके पास आ तो गया है, रिसीट आपके पास, माल पैसा आपके पास आ तो गया है, आपकी जेब में गिर तो गया है। जेब से मुराद जेब में भी हो सकता है, बैंक अकाउंट में हो सकता है, तिजोरी में हो सकता है, आपके पास आ गया, आपकी मिल्कियत में आ गया। वो रिसीट या तो एक्टिविटी के थ्रू आई होगी या विदाउट एक्टिविटी आई होगी। विदाउट एक्टिविटी को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। एक्टिविटी से क्या मुराद है? एक्टिविटी से मुराद है आपने कोई हरकत की होगी, हरकत में अल्लाह पाक ने बरकत कर दी, आपने एफर्ट की होगी, खून पसीना बहाया होगा, उसके लिए भाग दौड़ की होगी, तो वो एक्टिविटी कहलाएगी। अच्छा सर, विद एक्टिविटी में भी फर्दर किस्में आती हैं। चलो, विद एक्टिविटी में क्या किस्में आती हैं? विद एक्टिविटी में आती है इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी, एक आपके पास आ जाती है नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी। इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी उसको कहते हैं जहां पर आपकी इंटेंशन हो टू जनरेट इनकम, और यहां आपकी इंटेंशन नहीं होगी नॉट टू
जनरेट इनकम। एक जगह इंटेंशन है, नियत है, एक जगह इंटेंशन नहीं है। इंटेंशन है इनकम जनरेट करने की सर, तभी भाग दौड़ कर रहे हैं, तभी फैक्ट्री लगा रहे हैं, तभी रॉ मटेरियल ले रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, बिजनेस इनकम आ रही है। इंटेंशन है सर, इंटेंशन है अर्निंग की, तभी रोजाना नहा धोकर ऑफिस जा रहे हैं, सैलरी अर्न कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, सुबह से शाम तक फौरी कर रहे हैं, तब जाके महीने के आखिर में सैलरी का मुंह देख रहे हैं। इंटेंशन है इनकम जनरेट करने की। सर इंटेंशन है इनकम जनरेट करने की, तभी हम अपनी शॉप को किराए पर दे रहे हैं, किराएदार को तलाश कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, फिर उससे किराया ले रहे हैं, फिर किराया लेने के लिए भी भाग दौड़ कर रहे हैं। इंटेंशन है इनकम जनरेट करने की। तो इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी उसी को कहते हैं जहां पर इंटेंशन है टू जनरेट इनकम। और नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी उस एक्टिविटी को कहते हैं जहां हमारी इंटेंशन नहीं है इनकम जनरेट करने के लिए, लेकिन हो गई है। अब हो तो गई है, लेकिन इंटेंशन नहीं थी इनकम जनरेट करने की। जैसे कि मिसाल के तौर पर मेरे घर में पुराना सोफा पड़ा हुआ है, पुराना सोफा पड़ा हुआ है, मैंने सोचा यार ये पुराना सोफा लिया था बाप दादा के जमाने में, दादा ने लिया था, परदादा ने लिया था, आज तक घर में पड़ा हुआ है। ये सोफा मेरे बाप दादा ने लिया था, मिसाल के तौर पर 2,000 रुपए का लिया होगा, उस जमाने में 2,000 रुपये बहुत ज्यादा होंगे, जो भी हो। आज वो सोफा पुराना हो गया, मैंने उसे कौड़ी के लकड़ी के भाव में भी बेच दिया, तो भी वो मेरे पास 10,000 रुपए में बिक गया। वो पुराना सोफा जो 2,000 का होगा आज 10,000 में बिक गया, क्या 8,000 रुपए का गेन आ गया? देखने को तो गेन आ गया, लेकिन क्या ये मेरी इंटेंशन थी टू जनरेट इनकम? द आंसर इज नो। मेरी इंटेंशन ही नहीं थी टू जनरेट इनकम। मेरी इंटेंशन ही नहीं थी टू जनरेट इनकम, लेकिन क्या ये इनकम जनरेट हो गई है? आंसर इज यस, ये इनकम जनरेट हो गई है। तो हमने कहा एक्टिविटी दोनों केसेस में है, भाग दौड़ दोनों केसेस में है। आर यू गेटिंग दिस? लेकिन क्यों? क्योंकि मैंने अगर अपने पुराने सोफे को बेचा तो क्या उसमें मेरी एक्टिविटी नहीं लग रही? क्या मैं बायर लोकेट नहीं करूंगा? क्या मैं उसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं दूंगा? क्या मैं उस सोफे को रिलोकेट नहीं करूंगा, सेल को सेल नहीं करूंगा, उसको करूं? एक्टिविटी तो है, लेकिन इंटेंशन टू जनरेट इनकम नहीं है। अच्छा, तो हमने कहा सर अगर ऐसा होगा कि इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी है, यानी ऐसी एक्टिविटी है कि जिसमें हमारी नीयत भी है इनकम जनरेट करने की, तो वो कहलाएगी, वहां से जो रिसीट्स आएंगी वो कहलाएगी रेवेन्यू रिसीट। और ऐसी एक्टिविटी जिसमें हमारी नीयत नहीं है इनकम जनरेट करने की, वहां से अगर हमारे पास कोई रिसीट आ गई तो वो कहलाएगी कैपिटल रिसीट, यानी कि वो इनकम ट्रीट नहीं होगी। सर हम एक काम करते हैं, हम ये करते हैं कि अब हम टैक्स वाले को बेवकूफ बनाने के लिए हर रिसीट को यही कहेंगे कि भाई ये तो हमारी नॉन इनकम जनरेटिंग थी, क्योंकि आपने कह दिया कि ये कैपिटल रिसीट कहलाएगी, ये इनकम नहीं कहलाएगी, ये कैपिटल रिसीट में चली जाएगी और इस पर टैक्स नहीं लगेगा। मैं कहा, रुक जाओ, ये जो नीयत है ना, नीयत, ये बड़ी खतरनाक चीज है। इंटेंशन। फिर दिल तो खोल के देख नहीं सकता टैक्स वाला, दिल चीर कर तो नहीं देख सकता, और गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह को है। तो हम हर रिसीट पर टैक्स वाले को ये टोपी कराएंगे कि हमारी इंटेंशन इनकम जनरेट करने की नहीं थी। देखा मसला है, क्या मसला है? इंटेंशन तो दिल चीर के ही पता लग सकती है, ऐसा नहीं। इंटेंशन किसी और तरीके से ही पता लग सकती है। मिसाल के तौर पर, एग्जाम्पल, किसी भी ट्रांजैक्शन की फ्रीक्वेंसी एंड क्वांटिटी ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ एक्टिविटी will determine intention। किसी भी केस में फ्रीक्वेंसी और क्वांटिटी ऑफ ट्रांजैक्शन या एक्टिविटी आपकी इंटेंशन को डिटरमिन कर देगी। मिसाल के तौर पर, मैं सोफे का ट्रेडर हूं, रोज सोफे का ट्रेडर हूं, 20 सोफे लिए, बेच दिए, 100 सोफे लिए, बेच दिए। देखा, 100 सोफे लेके बेच दिए, क्वांटिटी 100 सोफे लेके बेच रहा हूं,
तो क्या मेरी इंटेंशन नहीं होगी इनकम जनरेट करने की? जी सर, आपने 100 सोफे लिए, इसी से ही पता लग गया कि आप सोफे के व्यापारी हैं, आप सोफे के ट्रेडर हैं। और ये सोफे जो आप परचेज कर रहे हैं, 100 सोफा सेट आप परचेज कर रहे हैं या इसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, आपकी इंटेंशन है कि आप इसको बेचेंगे और इनकम जनरेट करेंगे। 100 माउस आपने मैन्युफैक्चर किए हैं, हजारों माउस आपने मैन्युफैक्चर किए हैं, आप इसको बेचेंगे। आपने रॉ मटेरियल लिया है, आपका काम ये है कि आप रॉ मटेरियल लेते हैं, फिनिश गुड बनाते हैं, बार बार बनाते हैं, बहुत सारे बनाते हैं और बेचते हैं। क्वांटिटी, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आप डील कर रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब आपने क्वांटिटी से पकड़ लिया कि मेरी इंटेंशन है टू जनरेट इनकम, तो अब मैं काम करूंगा, क्वांटिटी कम कर दूंगा। और मैं पहले जो 100 सोफा सेट एक साथ खरीद के बेच देता था, अब मैं रोज एक सोफा खरीदूंगा, एक बेचूंगा, एक खरीदूंगा, एक बेचूंगा, खरीदूंगा, एक बेचूंगा। हमने कहा फिर भी हम आपकी नीयत पकड़ लेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी तो शायद एक सोफे की है, लेकिन फ्रीक्वेंसी डेली है, ज्यादा है, रिकरिंग है, बहुत ज्यादा है। इसी तरह से सैलरी, अब रोज अपने एम्प्लॉयर के पास जा रहे हो, 9 to 6 काम कर रहे हो, सैलरी। बिजनेस इनकम, आप रोज ट्रेडिंग कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, सेल कर रहे हो, इंटेंशन टू जनरेट इनकम। आपने किराएदार को किराए पे दिया हुआ है, वो किराए पर ही रह रहा है, आप हर महीने किराया इससे अर्न कर रहे हो, इनकम। आर यू गेटिंग दिस? इंटेंशन इज टू जनरेट इनकम पता लग जाएगी कैसे? फ्रीक्वेंसी और क्वांटिटी ऑफ ट्रांजैक्शन से पता लग जाएगी। नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी, इंटेंशन नॉट टू जनरेट इनकम। एग्जाम्पल, सेल ऑफ पर्सनल मूवेबल एसेट। मैंने आपको ऊपर एग्जाम्पल दे दी थी, लेकिन रीजन नहीं बताया था। रीजन अब पता चल गया क्या? कि सर ये वो ट्रांजैक्शन है कि मैंने सेल तो कर दिया है, सोफा पुराना था, सेल तो कर दिया है, और हो सकता है इससे मुझे गेन भी हासिल हो गया हो। गाड़ी, मेरे पास पुरानी गाड़ी पड़ी हुई थी, मैंने खरीदी थी 5 लाख रुपए की, लेकिन गाड़ियों की कीमतें बढ़ गई। अब जब मैंने वो गाड़ी सेल की तो वो 8 लाख की सेल हुई। उस पुरानी गाड़ी पर भी मुझे 3 लाख का फायदा हो गया। तो सर क्या वो 3 लाख का गेन चार्जेबल टू टैक्स है? आंसर इज नो। वाई नॉट? क्योंकि सर दिस इज अ सेल ऑफ पर्सनल मूवेबल एसेट। तो मेरी इंटेंशन इनकम जनरेट करने की नहीं थी। मेरी इंटेंशन ये थी कि पुरानी गाड़ी को बेचूंगा, नई गाड़ी लूंगा इस्तेमाल के लिए। मेरी इंटेंशन ये थी पुराने सोफे को बेचूंगा, नया सोफा लूंगा इस्तेमाल के लिए। मेरा काम नहीं है रोज सोफा बेचना, मेरा काम नहीं है रोज गाड़ी बेचना, मेरा काम नहीं है रोज मोबाइल बेचना। मैंने वन ऑफ ट्रांजैक्शन की थी, मैंने वन ऑफ ट्रांजैक्शन की थी फॉर सेल ऑफ पर्सनल मूवेबल एसेट। इसीलिए ये नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी में जाएगी। और जो चीज नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी में जाएगी, उससे आने वाली जो इनकम है वो कैपिटल रिसीट ट्रीट होगी, यानी कि वो इनकम ट्रीट नहीं होगी। आर यू गेटिंग दिस? लेकिन टैक्स का लॉ बड़ा जालिम है। आपको हर जगह, जगह जगह एक्सेप्शंस मिलेंगी, जगह जगह एक्सेप्शंस आपको मिलेंगी। यहां पर भी काफी सारी एक्सेप्शंस आपको मिलेंगी। जैसे कि इधर भी आपको एक एक्सेप्शन मिलेगी। सेल ऑफ पर्सनल मूवेबल एसेट्स स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 38 सब सेक्शन 5। ये एक खुसूसी सेक्शन है। इस खुसूसी सेक्शन के अंदर कुछ खुसूसी बात की गई है। क्या बात की गई है? इसमें कुछ पर्सनल मूवेबल एसेट्स नाम से मेंशन कर दिए गए हैं। मिसाल दे, सस्पेंस दूर करने के लिए, वरना आपको रात को नींद नहीं आएगी। आप लोग माशाल्लाह पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं। पेंटिंग, ज्वेलरी, स्कल्पचर, एंटीक, ये इस सेक्शन के अंदर मेंशन किए गए हैं। और भी हैं। कहा यह जा रहा है कि भले ये पर्सनल मूवेबल हो, पेंटिंग आपकी पर्सनल मूवेबल है, ज्वेलरी पर्सनल मूवेबल एसेट है, आपने इसको बेचा है, गेन कमाने की इंटेंशन भी नहीं है, लेकिन चूंकि ये नाम से हमने इस सेक्शन में मेंशन कर दिया है, ये अगर आप बेचोगे तो इसके ऊपर जो गेन आएगा वो आपको टैक्सेबल होगा, उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, वो आपकी इनकम ट्रीट होगा। ये एक एक्सेप्शन है। क्यों है, कहां लिखी है, कब पढ़ेंगे? कैपिटल गेन में पढ़ा।
कहाँ लिखी है? सेक्शन 30 से सेक्शन 5 लिखी है। क्यों लिखी है अभी नहीं बताओ, इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगा वक्त के साथ साथ, हाजमा आपका बदहजमी हो जाएगी। जितना बता रहा हूँ उतना समझना है, जितना बता रहा हूँ उतना एब्जॉर्ब करना है। इंशाल्लाह आगे सब आएगा, आपने सब पढ़ना है इंशाल्लाह, टेंशन नहीं लेनी, आएगा सब। रीजन भी सबका आएगा इंशाल्लाह, ठीक होगी बात। चलो, ये आपने पढ़ लिया। एग्जाम्पल इसकी भी आपने पढ़ ली। ठीक है, आप लिख भी लेंगे, सेल परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग, सेल ऑफ फिनिश गुड्स, रिकरिंग सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉई। ठीक है, सैलरी, ये सब आप लोग एग्जाम्पल वगैरह लिख लेंगे, ये बातें हमने कर ली हैं, अपने पास नोट डाउन भी आप करते रहें। श्योर। तो ये हो गई बात, इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी, नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी। अच्छा, तो ये रेवेन्यू रिसीट हो गई, ये कैपिटल रिसीट हो गई। और कैपिटल रिसीट हो गई तो अगर उसकी कोई एक्सेप्शन है तो फिर वो क्या बन जाएगी? फिर वो रेवेन्यू रिसीट बन जाएगी फिर। ठीक है बात। विद एक्टिविटी देख लिया आपने। अब हम देखेंगे विदाउट एक्टिविटी। विदाउट एक्टिविटी इसको मैग्नीफाई हम यहां कर देते हैं। विदाउट एक्टिविटी यहां आ गया। विदाउट एक्टिविटी में क्या चीज आ जाएगी? देखो, विदाउट एक्टिविटी के अंदर बात यह है कि आप यहाँ पर कोई खून पसीना नहीं बहा रहे, यहाँ आप एफर्ट नहीं कर रहे, यहाँ आप एफर्ट भी नहीं कर रहे हो और माल भी मिल रहा है। ऊपर के केसेस में आप एफर्ट कर रहे थे विद एक्टिविटी, या आप इनकम जनरेट करने की एक्टिविटी एक्टिविटी कर रहे थे खुसूसी तौर पर इंटेंशन के साथ, या आपकी इंटेंशन तो नहीं थी इनकम जनरेट करने की लेकिन स्टिल एक्टिविटी इन्वॉल्व थी। क्योंकि अगर आप गाड़ी बेच रहे हो तो बायर लोकेट करोगे, भाग दौड़ करोगे, एड दोगे, यू आर यू आर मेकिंग एक्टिविटी, यू आर अंडरटेकिंग एन एक्टिविटी। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर आपकी एक्टिविटी नहीं होती, जैसे या वॉलेंट्री बेसिस के ऊपर आपको कोई चीज मिल जाती है, या आपका लीगल राइट स्टैब्लिश हो जाता है, या आपको वॉलेंट्री बेस पे मिल जाती है, या आपका क्या स्टैब्लिश हो जाता है? लीगल राइट स्टैब्लिश हो जाता है। जैसे कि गिफ्ट रिसीव्ड। अब गिफ्ट आपको रिसीव हो रहे हैं, गिफ्ट रिसीव करने के लिए आपने कोई एक्टिविटी तो नहीं करी। आपने बर्थडे पार्टी, तो आपकी बर्थडे पर आपको गिफ्ट रिसीव हो रहे हैं। आपकी वेडिंग एनिवर्सरी, आपकी वेडिंग सेरेमनी के ऊपर शादी हो रही है, क्वालिफाई कर गए इंशाल्लाह ताला, और शादी हो रही है आपकी, तो शादी के ऊपर आपको गिफ्ट्स मिल रहे हैं, लिफाफे मिल रहे हैं और गिफ्ट्स मिल रहे हैं। तो क्या इसके लिए आप कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं? वॉलंटरी बेस पे मिल रहा है। आपके रिश्तेदार आपको खुद से दे रहे हैं और खुशी से दे रहे हैं। कोई बहस कर सकता है कि सर हम बहुत ज्यादा एक्टिविटी कर रहे हैं, इसके अंदर हमारी एक्टिविटी हो रही है, बर्थडे पार्टी अरेंज करना ये एक एक्टिविटी है, शादी अरेंज करना ये एक एक्टिविटी है। हमने कहा नहीं, ये कोई एक्टिविटी नहीं है। आप इस पे इस एक्टिविटी की वजह से सामने वाले को बाउंड नहीं कर सकते हो कि दे आर बाउंड टू पे यू एन अमाउंट। ऊपर जो एक्टिविटी हो रही थी उससे सामने वाली काउंटर पार्टी बाउंड हो रही थी।
आपने सेल किए, गुड्स परचेज करके, मैन्युफैक्चर करके सेल किए, सामने वाली काउंटर पार्टी बाउंड है, आपको पे करेगी। आपने पर्सनल मूवेबल एसेट अपना सेल किया, इंटेंशन तो नहीं थी इनकम जनरेट करने की, लेकिन आपने गाड़ी सेल की तो सामने वाली काउंटर पार्टी बाउंड हो गई, आपको पे करेगी। लेकिन यहां पर क्या कोई काउंटर पार्टी सामने वाली पार्टी बाउंड हो रही है? नहीं। आपकी शादी में आकर कोई सिर्फ खाना भी खाकर चले जाएगा, आपको लिफाफा नहीं देगा, तो आप ये थोड़ी बोलोगे भाई लिफाफा लेकर नहीं आया, चलो जाओ, खाना आपको खाना नहीं मिलेगा। आपकी बर्थडे पार्टी पे कोई गिफ्ट के बगैर आ गया, आप ये थोड़ी बोलोगे नहीं भाई आपको केक नहीं मिलेगा, आप लिफाफा लेकर नहीं आए। 5,000 रुपये नहीं, 500 रुपये खोले हमने, निकले 500 रुपये, इसलिए आपको अब खाना पानी तो मिलेगा। ऐसा नहीं होगा। आर यू गेटिंग दिस? तो बेसिकली ये वॉलंटरी बेसिस पर है। गिफ्ट्स आपको रिसीव हो गए, मिसाल के तौर पर आपको पॉकेट मनी रिसीव हो गई, ये वॉलंटरी बेसिस के ऊपर हो रहा है सारी की सारी चीज। ठीक हो गई बात? तो ये जब आपके पास कोई पैसा, कोई रिसीट आ रही है विदाउट एक्टिविटी, और वो आ रही है वॉलेंट्री बेसिस के ऊपर, तो हमने कहा सर ये हो जाती है आम तौर पर कैपिटल रिसीट, और ये चार्जेबल टू टैक्स नहीं होती है। ये चार्जेबल टू टैक्स नहीं होती, कैपिटल रिसीट बन जाती है ये। लेकिन इसकी भी एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन आपको मैं ऊपर बता भी चुका हूं। गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम नॉन रिलेटिव्स, कैपिटल रिसीट की एक्सेप्शन क्या बन जाएगी बताओ? रेवेन्यू रिसीट। आर यू गेटिंग दिस? अच्छा बेटा, अजान की आवाज आ रही है मेरे बैकग्राउंड में। मेरे बैकग्राउंड में अजान की आवाज आ रही है। 2 मिनट की खामोशी इख्तियार मैं करूंगा। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को कंप्लीट हम करेंगे, फिर हम आज का सेशन अपना क्लोज करेंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को हम कंप्लीट करेंगे। तो ये अजान की आवाज आ रही है, आई एम टेकिंग 2 मिनट्स साइलेंस ब्रेक। उसके बाद इंशाल्लाह ये कॉन्सेप्ट हम कंप्लीट करेंगे, एंड देन वी विल रैप अप। ठीक है? गिफ्ट रिसीव फ्रॉम नॉन रिलेटिव्स, ये इसकी एक एक्सेप्शन बाद में देखेंगे। वरना आमतौर पर गिफ्ट अगर रिलेटिव से आप रिसीव कर रहे हैं, रिलेटिव्स कौन होते हैं ये भी एक क्वेश्चन मार्क है, इसको भी हमने देखा नहीं, मैंने आपको बता दिया, इसकी डेफिनेशन आएगी सेक्शन 85 सब सेक्शन 5। लेकिन अभी आसानी के तौर पर मम्मी अबू से गिफ्ट रिसीव हो रहा है, बहन भाई से हो रहा है, चाचा मामू से हो रहा है, ये सब रिलेटिव्स के डेफिनेशन में आते हैं। वेयर लीगल राइट इज एस्टैब्लिश्ड, लीगल राइट अगर आपका एस्टैब्लिश हो जाता है, वो भी आपको पैसे तो मिल रहे हैं और विदाउट एक्टिविटी मिल रहे हैं। एग्जाम्पल ले लो। अच्छा, मैं कुछ चीजें लिख रहा हूँ, एक और अजान हो रही है, तो मैं खामोशी से लिख रहा हूँ, और जब अजान खत्म हो जाएगी तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। श्योर। वेयर लीगल राइट इज एस्टैब्लिश्ड। लेकिन ऐसा भी हो सकता है आपने कोई एक्टिविटी नहीं करी और आपको पैसा मिल गया, लेकिन आपका लीगल राइट स्टैब्लिश हो गया। देखो, वॉलंटरी बेसिस पर अगर आपके पास आपका रिलेटिव आ रहा है बर्थडे पार्टी पर, वेडिंग सेरेमनी पे, आपका कोई लीगल राइट स्टैब्लिश नहीं हुआ, वो गिफ्ट लेके नहीं भी आता, एनवेलप लेके नहीं भी आता, तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि चलो भाई वापस जाओ, आपको खाना नहीं मिलेगा, या आप लेकर आओगे तो ही फिर आप से हम सीधे मुंह बात करेंगे। नहीं, कोई लीगल राइट स्टैब्लिश नहीं हो। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि आपका लीगल राइट स्टैब्लिश हो जाए? जी हो सकता है। आपने प्राइस बॉन्ड खरीदा किसी भी बैंक से, और आपका प्राइस निकल आया, आपका प्राइस निकल आया, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप वो प्राइस बॉन्ड लेकर बैंक के काउंटर पर जाएं और बैंक वाला आपको बोले भाई आपसे मजाक किया था, कैमरा लगा हुआ है, हाथ हिला दें, मुस्कुरा दें, मजाक था? मैं कहा नहीं सर, ये मजाक नहीं था, लीगल राइट स्टैब्लिश हो गया है, स्टेट बैंक की अनाउंस प्राइस बॉन्ड है, और अब ये प्राइस हमारा निकल गया है, एंड वी आर नाउ वेरी सीरियस। तो लॉ कहता है कि आप जहां सीरियस होंगे वहां लॉ भी सीरियस होगा। आपका जहां लीगल राइट एस्टेब्लिश होगा, वो अमाउंट, या वो अमाउंट जो आपको मिलने वाली है, वो अमाउंट फिर आपके लिए रेवेन्यू रिसीट बन जाएगी, और हम उस पर टैक्स लेंगे, वो आपके लिए इनकम बन जाएगी जहां आपका लीगल राइट स्टैब्लिश होगा, भले विदाउट एक्टिविटी है। क्योंकि प्राइस बॉन्ड जीतने में आपने कोई जंपे तो मारी नहीं। ठीक।
प्राइस बॉन्ड जीतने के लिए आपने कोई जमीन आसमान की कलाबे तो मिलाई नहीं है, खून पसीना तो बहाया नहीं है, मिल गए पैसे, मिल गए पैसे, लग गया प्राइस बॉन्ड। तो प्राइस एंड विनिंग्स, प्राइजेस एंड विनिंग्स के ऊपर टैक्स है, हम देखेंगे टैक्स लगेगा उसके ऊपर। ठीक है, आमतौर पर 15% का टैक्स प्राइजेस एंड विनिंग्स के ऊपर। ठीक है। अच्छा, इसी तरह गिफ्ट्स रिसीव्ड अंडर प्रमोशन स्कीम अनाउंस्ड बाय थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी स्कीम कोई भी प्रमोशन अनाउंस कर रही है, मिसाल के तौर पर आप ने बिस्किट खाया, बिस्किट वालों ने प्रमोशन निकाली हुई थी, भाई स्क्रैच कार्ड है और स्क्रैच करो और आपको कंप्यूटर मिल जाए, लैपटॉप मिल जाएगा, आपको लैपटॉप मिल गया। अब वो जो स्क्रैच कार्ड आपने स्क्रैच किया, प्रमोशन टाइम के अंदर आपको लैपटॉप मिल गया, तो क्या वो लीगल राइट आपका एस्टेब्लिश हो गया? आंसर इज यस। टीवी पे ऐड आ रहा है, हमारे पास कूपन निकल आया है, लीगल राइट एस्टेब्लिश हो गया। हमने कहा अब वो जो लैपटॉप आपको मिल रहा है वो आपकी इनकम ट्रीट हो जाएगा, क्योंकि आपका लीगल राइट एस्टेब्लिश हो गया है। एक्टिविटी तो कुछ भी नहीं करी आपने, पेट पूजा करी है आपने, बिस्किट खाया है आपने, उसमें से कूपन निकल आया, स्क्रैच किया, इनाम निकल आया, अब वो आपकी इनकम बन जाएगा। व्हाई? बिकॉज लीगल राइट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। तो विदाउट एक्टिविटी है, पैसा मिल गया है, विदाउट एक्टिविटी मिला है, एक्टिविटी भी कोई नहीं है, लेकिन लीगल राइट एस्टैब्लिश हो गया, तो अब वो आपकी रेवेन्यू रिसीट बन जाएगा, यानी इनकम बन जाएगा। ठीक हो गई बात। इसी तरह जीतो पाकिस्तान के अंदर अगर मिसाल के तौर पर किसी ने कोई बेसुरा सा गाना गा लिया और उसको गिफ्ट मिल गया, ठीक है, तो क्या वो टैक्सेबल होगा? आंसर इज यस, जी बिल्कुल टैक्सेबल। आर यू गेटिंग दिस? बिल्कुल टैक्सेबल हो जाएगा, उस पर टैक्स लग जाएगा। ठीक है। तो अदर विनिंग्स के ऊपर जो प्राइस बॉन्ड के अलावा होती हैं उन पर आमतौर पर 20% का टैक्स होता है। ठीक हुई बात। रेट्स चेंज होते रहते हैं। मैं आपको एक इंडिकेटिव रेट बता रहा हूँ, किसी फाइनेंस एक्ट में चेंज भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा भाई, तो ये रेवेन्यू रिसीट है, इसकी कोई एक्सेप्शन होती है? मैंने कहा जी इसकी भी एक्सेप्शन होती है। क्या? शेरिया राइट। इनहेरिटेंस। मेहर अमाउंट। इनहेरिटेंस मिल गई किसी को, क्या लीगल राइट है? जी लीगल राइट। क्या एक्टिविटी थी? एक्टिविटी नहीं थी। क्या लीगल राइट है? जी लीगल राइट है। लेकिन सर ये शरिया राइट है, शरिया राइट है, तो अब ये आपकी इनकम नहीं बनेगी, क्योंकि एज पर शरिया ये आपकी इनकम नहीं, मतलब ये इनकम ट्रीट नहीं होगी। ठीक है, ये आपकी इनकम ट्रीट नहीं होगी। इसी तरह हक महर की जो अमाउंट है वो भी इनकम ट्रीट नहीं होगी। रेवेन्यू रिसीट की एक्सेप्शन क्या बन जाएगी? कैपिटल रिसीट बन जाएगी। तो बेसिकली हमारे पास लॉ के अंदर डेफिनेशन के अंदर ये सारी बातें कहीं लिखी हुई नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पास केस लॉ से, लीगल फ्रेमवर्क्स, केस लॉ से, प्रेसिडेंट से, जुडिशियल जुडिशियल डिसीजन से हमारे पास एक फ्रेमवर्क निकल कर सामने आता है, जिसकी रोशनी में हम ये आइडेंटिफाई कर पाए कि क्या इनकम है, क्या इनकम नहीं है। क्या हर रिसीट इनकम है? समराइज कर रहा हूं मैं इस पूरे डिस्कशन को। क्या हर रिसीट इनकम है? आंसर इज नो, हर रिसीट इनकम नहीं है। रेवेन्यू रिसीट इनकम है, कैपिटल रिसीट इनकम नहीं है। रेवेन्यू रिसीट इज इनकम अनलेस स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट अंडर द ऑर्डिनेंस। एग्जेम्प्ट लॉ ने बोल दिया एग्जेम्प्ट है तो फिर एग्जेम्प्ट है। पेंशन, मेडिकल, एग्रीकल्चर, बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे आप। कैपिटल और उसके अलावा इनकम जो है उसकी बहुत सारे एग्जाम्पल दे दी मैंने आपको, जैसे कि सैलरी इनकम, रेंटल इनकम, कैपिटल गेन, बिजनेस इनकम, इनकम फ्रॉम द सोर्सेज। फिर हमने कहा कैपिटल रिसीट इज नॉट इनकम, ये इनकम नहीं है अनलेस स्पेसिफिकली टैक्स इज डीम्ड इनकम। लेकिन अगर लॉ बोल देगा किसी अमाउंट को कि ये इनकम है, तो फिर वो इनकम होगी, फिर हम उसको बचा नहीं सकेंगे। इनकम, कैपिटल रिसीट की एग्जांपल मैंने आपको दी। कैपिटल रिसीट क्या है? मिसाल के तौर पर आपने किसी से लोन रिसीव कर लिया, वो कैपिटल रिसीट है। पॉकेट मनी आपको गिफ्ट मिल गया, कैपिटल रिसीट। इनहेरिटेंस मिल गई, कैपिटल रिसीट। यानी कि जिसको दिल नहीं मान रहा कि इसको हम इनकम कहें, तो वो कैपिटल रिसीट है। तो सर डीम्ड इनकम की एग्जांपल्स क्या हैं? वो मैंने आपको दे दी। कैश में लोन रिसीव हो गया, गिफ्ट रिसीव फ्रॉम नॉन रिलेटिव्स है। लेकिन इन सारी चीजों का, रेंटल इनकम में सिक्योरिटी डिपॉजिट है,
इन सारी चीजों का क्या कोई क्राइटेरिया है? जी, हमने कहा क्राइटेरिया से ये चीजें सारी ड्राइव हो रही है। फिर हमने उसका क्राइटेरिया पढ़ा, क्योंकि यार्ड स्टिक क्या है, हम देखे थे ना केमिस्ट्री का, जब हम इंटर के अंदर जो साइंस का जिनका बैकग्राउंड होगा, तो अल्लाह भला करे, एसिड है या बेस है कैसे पता लगता था? लिटमस पेपर टेस्ट करते थे। टेस्ट टेस्ट क्या है? आपने जो ऊपर बातें करी उसका टेस्ट क्या है? मैंने कहा टेस्ट ये है, समरी निचोड़, लॉ, जो केस लॉ से चीजें डिसाइड हुई वो ये है। रिसीट्स होती हैं विद एक्टिविटी या विदाउट एक्टिविटी। विद एक्टिविटी अगर है तो इनकम जनरेटिंग, नॉन इनकम जनरेटिंग। दिस बाइफर्केशन क्या है, डिस्टिंग्विशिंग फीचर क्या है? इंटेंशन। पता कैसे चली? फ्रीक्वेंसी एंड क्वांटिटी ऑफ ट्रांजैक्शन। इंटेंशन टू जनरेट इनकम है, रेवेन्यू रिसीट बन जाएगी। इंटेंशन टू जनरेट इनकम नहीं है, कैपिटल रिसीट बन जाएगी। रेवेन्यू रिसीट, सेल परचेज, सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वगैरह वगैरह। इनकम नहीं बनेगी, कैपिटल रिसीट, नॉन इनकम जनरेटिंग। इंटेंशन नॉट टू जनरेट, फ्रीक्वेंसी क्वांटिटी से वो भी पता लग रहा है कि ये इनकम जनरेटिंग नहीं है। जैसे वन ऑफ सेल ऑफ ए मूवेबल पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी, वन ऑफ सेल ऑफ पर्सनल मूवेबल एसेट। लेकिन उसकी भी एक्सेप्शन है। ऐसे स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड पर्सनल मूवेबल एसेट जो सेक्शन 38 सब सेक्शन 5 में है, वो फिर आपके रेवेन्यू रिसीट ट्रीट होंगे विदाउट एक्टिविटी। सर विदाउट एक्टिविटी जो चीज आपको, जो रिसीट हासिल हो जाए, वो भी दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, वॉलेंट्री बेसिस या दूसरा वेयर लीगल राइट इज एस्टैब्लिश्ड। वॉलेंट्री बेसिस के ऊपर अगर आपको कोई पैसे मिल रहे हैं तो विदाउट एक्टिविटी से मिल रहे हैं, आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे। इनकम जनरेटिंग, नॉन इनकम जनरेटिंग तो दूर की बात है, एक्टिविटी ही नहीं है। एक्टिविटी ही नहीं है, वॉलेंट्री बेस पे मिलने, कैपिटल रिसीट है। अनलेस देयर इज एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है बता दी मैं आपको, सेक्शन 39 में आएगी, गिफ्ट रिसीव फ्रॉम नॉन रिलेटिव। वेयर ली अच्छा, और दूसरा क्या है केस, वेयर लीगल राइट इज एस्टैब्लिश्ड, वेयर लीगल राइट इज एस्टैब्लिश्ड, लीगल राइट इज एस्टैब्लिश्ड। ठीक है। लीगल राइट अगर एस्टेब्लिश हो जाए, जैसे कि प्राइस प्राइस बॉन्ड पे निकल आया आपका, या किसी थर्ड पार्टी ने कोई प्रमोशन स्कीम अनाउंस की थी, उसके तहत आपका कोई इनाम निकल आया, तो आपने कहा फिर ये आपकी रेवेन्यू रिसीट बन जाएगी, क्योंकि यहाँ आप भी सीरियस हो जाएंगे तो टैक्स वाला भी सीरियस हो जाएगा। लीगल राइट एस्टेब्लिश हो जाएगा तो वो टैक्स करेगा, इनकम ट्रीट करेगा इसे। इसकी एक्सेप्शन है शरिया राइट, इनहेरिटेंस और मेहर अमाउंट की मैंने आपको एग्जाम्पल दी। ठीक है बेटा। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हमने पूरा पढ़ लिया, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट का। हमने ऑर्डिनेंस का भी स्ट्रक्चर आज देखा क्या है, इसको हमने देखा भी किस तरह से है क्या है। मजीद इंशाल्लाह ताला डिस्कशन करेंगे। अब हम सेक्शंस पर मूव ऑन कर जाएंगे। सेक्शन नंबर 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, आगे की सारी चीजें हम पढ़ना शुरू कर देंगे। स्कोप ऑफ इनकम पढ़ना शुरू कर देंगे, इनकम की डेफिनेशन देखना शुरू कर देंगे इन आवर नेक्स्ट क्लास, फ्रॉम आवर नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। थैंक यू सो वेरी मच। वी कीप द सेशन टिल हियर। नमाज का भी टाइम हो रहा है, जमात का भी टाइम हो रहा है। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी थर्सडे वाले दिन। थैंक यू वेरी मच। मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल। टेक केयर अ लॉट। Remember me and all the teachers in your prayers. अल्लाह पाक आप कामयाब करे, खुश रखे, सलामत रखे। अल्लाह हाफिज।